स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ है मेरे सहयोगी विकास कुमार। बाजार के लिए आज जो ग्लोबल संकेत हैं अच्छे, क्योंकि अमेरिका में लगातार दूसरे सत्र में हमने तेजी देखी है और एनवीडिया के नतीजे आए हैं वहां पर दमदार। एशियाई बाजारों का माहौल भी लार्जली अच्छा है। कुछ बाजार जैसे कि हांगकांग और चीन हल्की सी नरमी के साथ कारोबार कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एफआईज को देखेंगे, क्रूड को या फिर गोल्ड को, तो संकेत भारतीय बाजार के लिए आज के सत्र के लिए अच्छे निकल के आ रहे हैं। आज सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी भी होगी, तो एक्सपायरी की वॉलेटिलिटी थोड़ी सी बाजार में हम देखेंगे। लेकिन आज आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, कहां पर आपके पैसे बनेंगे, खबरों वाले शेयर कौन से हैं, और इसके अलावा रिपोर्ट्स के दम पर आपके लिए मौके कहां पर होंगे, ये तमाम चीजें हैं जिस पर हमारा आज फोकस रहने वाला है। अगले 2.5 घंटे आप कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। आपको सिलसिलेवार ढंग से बाजार में हम आगे लेकर बढ़ेंगे और आपकी कमाई की पक्की प्लानिंग करवाएंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं 4 सबसे बड़े ट्रिगर्स के साथ जो आ जाएंगी तस्वीरों के माध्यम से आपकी स्क्रीन पर। तो अमेरिका में लगातार दूसरे सत्र में हमने तेजी देखी है और डाउ जोन्स कल लगभग 300 अंक चढ़ा है। नैस्डैक में करीब 1.25% के आसपास की तेजी हमने देखी है और जो एआई रिलेटेड जो कंसर्न्स थे वो थोड़े से पीछे छूटते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। ये भारतीय आईटी शेयरों के लिए भी एक निश्चित तौर पर एक राहत का संकेत जरूर होगा। आज एक नजर होगी जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बैठक पर। अमेरिका के जो दूत हैं स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर, वो ईरान के डेलीगेशन से बातचीत करेंगे। तीसरे दौर की ये बातचीत थी। देखते हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान की क्या सहमति बनती है, क्या दोनों देश सहमति जता पाते हैं। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का ये कहना है, उन्होंने बैठक से पहले एक स्टेटमेंट दिया है कि हम बातचीत, सुलह या फिर युद्ध, दोनों ही स्थितियों के लिए तैयार हैं। तो बातचीत के बीच में कुछ ये डिस्टर्बिंग स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं, इस पर नजर हमारी ये लगातार बनी हुई है। और जो भी अपडेट आएंगे जिनेवा से निकल के और उसके मायने क्या होंगे कच्चे तेल के लिए, जियोपॉलिटिक्स के लिए, ये तमाम चीजें आपको हम जरूर समझाएंगे। ब्रेंट क्रूड इस बीच हम देख रहे हैं कि 7 महीने के ऊपरी स्तर पर कायम है। थोड़ी बहुत नरमी आई है, लेकिन भाव $71 के आसपास ही आप कच्चे तेल के देखेंगे। अच्छी खबर आई है एफआईज के फ्रंट पर भी। कैश सेगमेंट में कल हमने देखा है कि लगभग 3,000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग की है। तो माहौल अच्छा है एफआईज को लेकर अगर हम देखें तो, और थोड़ी बेहतरी तो पहले के मुकाबले नजर जरूर आ रही है। डीआईज ने भी कल के सत्र में हमने देखा कि यह बाइंग ही की है। कुछ अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक अगर एक्शन की बात करें तो आरवीएनएल और शैली इंजीनियरिंग, इन दोनों कंपनीज को ऑर्डर मिला है और ऑर्डर के चलते ये फोकस में आज रहने वाली हैं। तो कुल मिलाजुला के संकेत भारतीय बाजार के लिए अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कल हमने देखा कि जो बड़े शेयर थे, रिलायंस, एसबीआई या फिर भारतीय एयरटेल, ये टूटे थे। उसके चलते हमने इंडेक्स पर ऊपरी स्तरों से दबाव बनते हुए देखा था और आज गिफ्ट निफ्टी करीब 50 अंकों पर खुलने के संकेत दे रहा है। हो ये भी सकता है कि आज नरम शुरुआत के बाद बाजार थोड़ा गियर बदले और आज आपको बाजार में बेहतरी दिखाई दे। बिल्कुल, तो ये तमाम संकेत आपको मिल रहे हैं। 4 अहम जो ट्रिगर्स हैं बाजार के लिए ये हैं, लेकिन समझना ये भी जरूरी है कि बाजार को इंटरनेशनल ट्रिगर्स क्या देखने को मिल रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट से क्या हैंडओवर मिला है, यूएस से क्या हैंडओवर मिला है और तमाम जो एशियाई मार्केट्स हैं वो क्या संकेत दे रहे हैं। तो अभिषेक, ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत आज मिल रहे हैं हमें? विकास, देखिए संकेत अच्छे हैं ग्लोबल बाजारों से और एआई को लेकर ही डिस्रप्शन आ रहा था, वो डिस्रप्शन थोड़ा दूर होने की उम्मीद बनती दिखाई दे रही है। एंथ्रोपिक का जो नया प्लगइन, जो नया कनेक्टर आया है, उससे ये लगा है कि नहीं, शायद एंथ्रोपिक पूरी तरह से रिप्लेस नहीं करेगा, या फिर एंथ्रोपिक जैसे और जो एआई स्टार्टअप्स हैं वो कहीं ना कहीं इस इकोसिस्टम में और मददगार साबित होंगी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, और बाजार ने इसको काफी पॉजिटिवली लिया है। एक अच्छी चीज ये हुई कि एनवीडिया के कल के नतीजे जो आए हैं वो काफी अच्छे आए हैं। रिकॉर्ड आय कंपनी ने पोस्ट की है। हालांकि एआई डिमांड एनवीडिया के लिए काफी मजबूत रही है, उसके चलते मार्जिन सुधरा है। डेटा सेंटर वाला बिजनेस काफी अच्छा कर रहा है, वहां से स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू कंपनीज के लिए आई है और उसके चलते हमने देखा कि एनवीडिया के शेयर में करीब 1.5% के आसपास की तेजी रही है। अब देखते हैं कि आज प्रदर्शन कैसा रहता है। कल 1.5% की तेजी कोई बहुत बड़ी तेजी तो नहीं है, बट यह है कि यहाँ सेंटिमेंट के लिहाज से निश्चित तौर पर अच्छा है। और हमने देखा कि अमेजॉन, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, ये जो तमाम शेयर थे कल के सत्र में 1 से 3% के आसपास की तेजी इन्होंने दिखाई है। नतीजों में हमारी नजर सेल्स फोर्स पर भी थी। 4% टूटा है सेल्स फोर्स का शेयर, क्योंकि 2027 के लिए जो गाइडेंस दिया है सेल्स फोर्स ने वो थोड़ा सा वीक है और ये बाजार को पसंद नहीं आया है। आज हम देखेंगे कि वार्नर ब्रदर्स, डिस्कवरी, डेल टेक्नोलॉजीज, ये कुछ अहम नंबर आएंगे अमेरिका में, उस पर हमारी नजर रहने वाली है।
एशिया से संकेतों की बात करें तो एशिया से भी जो संकेत हैं वो बेहतर साइड पर आज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जापान और साउथ कोरिया ये तो लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं। और साउथ कोरिया की बात करें तो अलग ही ट्रेजेक्टरी पर बाजार है, लगातार 6 सत्र की तेजी। तो मतलब एआई स्पेस में क्या हो रहा है, कोरिया को फर्क नहीं पड़ रहा है, वहां पर तो लगातार मजबूती ये बनते हुए देख रहे हैं। और एक बेनिफिट ये भी हुआ है कि जो ट्रंप का टैरिफ था जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, उसके बाद ट्रंप ने 10% का ग्लोबल टैरिफ लगाया, 15% करने को लेकर अभी उनकी बातचीत चल रही है, बट 10% का ही ग्लोबल टैरिफ है। तो जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है ना उनके लिए सिनेरियो बेहतर है, क्योंकि फिर उनके लिए बाजार बड़े खुल जाते हैं। और उससे चलते हम देख रहे हैं कि जापान और कोरिया जैसे देशों को फायदा हो रहा है, और दोनों के दोनों जो देशों के मार्केट है रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं। निकेई में भी लगातार तीसरे सत्र में मजबूती हम देख रहे हैं, आज करीब 300 अंकों के आसपास का उछाल है। हालांकि कुछ और बाजार, हांगकांग के बाजार और चीन के बाजार थोड़ी सी नरमी के संकेत दे रहे हैं। हांगकांग लगभग आधे % नीचे है, करीब 120 अंकों के आसपास की गिरावट है। चाइना की बात करें तो चाइना का बाजार आपको सपाट कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। अन्य संकेतों में अब आज हमारी नजर रहने वाली है कि देखते हैं कि क्रूड की आगे की चाल किस तरह की होती है, क्योंकि जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आज ईरान और अमेरिका के बीच तीसरे दौर की न्यूक्लियर टॉक्स होने वाले हैं। और उम्मीद करके चलेंगे कि कुछ प्रोडक्टिव वहां से निकल के आए। हालांकि जो पिछले दौर की बातचीत हुई थी, हमने देखा था कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा था कि बातचीत कंस्ट्रक्टिव रही। हालांकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने आके फिर थोड़ा सा कह सकते हैं कि आग में घी डालने का काम किया था। उन्होंने कहा था कि ईरान हमारे डिमांड को मान नहीं रहा है। तो देखते हैं कि आज की बातचीत किस तरह की होती है और क्या ईरान अमेरिका की जो डिमांड्स उसको लेकर सहमत हो पाता है। हालांकि थोड़ी नरमी के संकेत ईरान ने दिए हैं, और ये बात निकल के आई थी कि ईरान का ये कहना है कि अगर उनके ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं उसको हटाए जाते हैं तो वो थोड़ा सा विचार करेंगे पीछे हटने को लेकर, लेकिन पूरी तरह से न्यूक्लियर एनरिचमेंट को खत्म करने के मूड में कतई ईरान नहीं है, और लगता नहीं है कि इस मामले पर सहमति बन पाएगी। ईरान इस चीज से समझौता करेगा नहीं। तो बातचीत होने वाली है, देखते हैं कि वहां से आउटकम क्या निकल के आता है। फिलहाल भाव जो है एक रेंज में है, क्रूड के $71 के आसपास के कच्चे तेल के भाव आपको दिखाई देंगे। और मतलब सप्लाई को लेकर जो थोड़ी बहुत चिंताएं हैं उससे दूर हुई हैं कि अमेरिका में जो क्रूड का भंडार है, जो क्रूड स्टॉक पाइल है वो बड़ा है। पिछले हफ्ते 16 मिलियन बैरल की बढ़त आई है, तो एक तगड़ा उछाल इसमें है, और इसके चलते क्रूड को थोड़ा सा इसने कह सकते हैं कि मतलब भाव जो ऊपर जाना चाहिए था वो गया नहीं है, $71 के आसपास ही है। सोने की बात करें तो गोल्ड में भी हम देख रहे हैं कि एक रेंज में फिलहाल आपको उठापटक होती हुई दिखाई देगी। 2 दिनों की तेजी हो रही थी और उस पर ब्रेक लगी है। फिलहाल कॉमिक्स पर जो गोल्ड का भाव है $5,200 प्रति औंस के आसपास कहें। चांदी की बात करें तो चांदी हमने देखा था कि $90 के ऊपर निकल गई थी, लेकिन फिलहाल $90 के इर्द गिर्द ही उसके नीचे आके आपको कारोबार करती हुई चांदी दिखाई देगी। कॉपर फ्यूचर्स में हम देख रहे हैं हम लोग की लगातार 7वें महीने तेजी है और 15 साल में लंबा ये दौर है। तो कॉपर रिलेटेड हिंदुस्तान कॉपर के शेयर पर आज हम फोकस करके चलेंगे। अन्य संकेतों में यूएस के 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड कोई चेंजेस नहीं, 4.05% हल्के फुल्के से चेंजेस हैं, लेकिन डॉलर इंडेक्स में लगातार दूसरे सत्र में हम नरमी देख रहे हैं और डॉलर इंडेक्स आ गया है 97.56। पिछले 5 सत्र में देखेंगे तो लगभग आई थिंक कि 4 सत्र में डॉलर इंडेक्स में नरमी आई है, जो कि भारतीय बाजार के लिए और इमर्जिंग मार्केट्स के लिए एक ये बेहतर सिचुएशन निश्चित तौर पर है। तो संकेत अच्छे हैं, अमेरिका हो, एशिया हो, क्रूड हो या फिर डॉलर इंडेक्स हो, ये तमाम फ्रंट पर अच्छे हैं। देखते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच जो बैठक होने वाली है वहां से क्या कुछ निकल के आता है। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी भी आप देखेंगे तो करीब 50 अंकों की बढ़त के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। तो पॉजिटिव्स ढेर सारे हैं। आज बाजार थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगला गियर लगाएगा और तेजियां बढ़ते हुए देखेंगे। तो बाजार हो सकता है कि अगला गियर लगाएगा, गियर बढ़ाएगा, गियर शिफ्टिंग करेगा और तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए, ऐसे अगर होता है तो फिर आपकी स्ट्रेटजी क्या मार्केट में होनी चाहिए वो भी समझ लेते हैं। हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंगाट जुड़ गए हैं। सजीत सर, वेरी गुड मॉर्निंग। मूड माहौल तो काफी अच्छा लग रहा है। अमेरिकी बाजारों में कल भी तेजी जारी रही, आईटी शेयरों में रिकवरी का एक दौर चला है, 2 दिन से लगातार रिकवरी देखने को मिल रही है, अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है और एनवीडिया के नतीजे भी अच्छे आए। एशियाई बाजारों को भी अगर आज देखें तो खरीदारी वहां दिख रही है, गिफ्ट निफ्टी भी ऊपर है। तो क्या उम्मीद भारतीय बाजारों को लेकर आप कर रहे हैं? क्या आज हमारे यहां भी तेजी का ही मूड माहौल बना रहेगा? देखिए, कल हमने देखा कि कल अमेरिका बाजार जो थे ऊपर बनते हुए और थोड़े से टेक स्टॉक्स भी ऊपर आए, थोड़ी सी रिलीफ रैली देखने को मिली। हाँ, मार्केट का अनुमान या पूरा फोकस जो था एनवीडिया के अर्निंग्स पे था, जो मार्केट बंद होने के बाद आया और अनुमान के अनुसार ही एनवीडिया के नंबर्स हैं और अगले साल के जो नंबर्स हैं वो भी उन्होंने
एक ठीक ठाक ही गाइडेंस दी है। $78 बिलियन का Q1 का रेवेन्यू का गाइडेंस दिया है। 75% के आसपास का उनका ग्रॉस मार्जिन्स की भी गाइडेंस दी हुई है। तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि टेक स्टॉक्स में थोड़ी सी बदलाव आ रही है, मतलब थोड़ी सी खरीदारी आ रही है। और एशियाई मार्केट में भी देखें तो कॉस्पी हो गया या बाकी एशियाई मार्केट भी ऊपर है, निकाई भी ऊपर है और हैंगसेंग भी ऊपर है। ये इसका थोड़ा सा रब इफेक्ट आएगा आईटी कंपनीज में। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बिकवाली हुई है आईटी कंपनीज में, और इस महीने को अगर हम देखें, फरवरी के महीने में आईटी कंपनीज काफ़ी गिरे हैं। तो वो एक थोड़ा सा जो बाइंग आ रही है बॉटम से वो आ रहा है। और कल एनवीडिया के जो या आज हम कहें तो एनवीडिया के जो अर्निंग्स आए हैं उसमें जो कमेंट्री आई है उसमें ये भी कहा गया है कि इंडियन कंपनी जैसे कि इन्फोसिस हो गया, परसिस्टेंट हो गया, टेक महिंद्रा है, विप्रो, ये सब लोग अपने नेक्स्ट वेव एंटरप्राइज एजेंट्स बना रहे हैं एनवीडिया के चिप्स के साथ। तो वो भी एक फैक्टर रहेगा जहाँ पर आईटी कंपनी में थोड़ी सी फोकस रहेगी कि हाँ आईटी कंपनीज भी कुछ काम कर रही है। देखिए एआई पर से ऐसे कुछ एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बना नहीं सकता। आईटी कंपनीज की ज़रूरत पड़ेगी एआई टूल्स को यूज़ करके एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो इसलिए रेलेवेंस ऑफ आईटी कंपनीज रहेगी, क्योंकि कोई भी एआई जो कंपनी है, एंट्रोपिक हो या कोई और हो, वो एंटरप्राइज लेवल के सॉफ्टवेयर नहीं बना पाएंगे। उसके लिए आपको आईटी कंपनी ही चाहिए जो एआई टूल्स को उठाए और उसके ऊपर वो बिल्ड करके वो सॉफ्टवेयर बनाए एंटरप्राइज के लिए। तो वो हमेशा ज़रूरत की चीज़ है और जो हमेशा रहेगा। हाँ, इससे इनका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा चेंज हो सकता है, रेवेन्यू डिफ्लेशन देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत, बट रेलेवेंस जो है आईटी कंपनीज की वो रहेगी। सजी सर, गुड मॉर्निंग। कल हमने देखा कि एफआईज और डीआईज दोनों की तरफ से मजबूत खरीदारी आई है और एफआईज ने लगभग कैश में 3,000 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। अगर हम स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो वहां पर लगातार चौथे सत्र में बाइंग है। कैसे देख रहे हैं सर आंकड़ों को और इसको कैसे आप इंटरप्रेट कर रहे हैं? देखिए, वो एक अच्छा वो चीज़ देखने को जो मिली थी वो है कि एफ आई जो है वो ग्रॉस बाइंग अच्छा था उनका नंबर। अगर हम नेट बाय देखें तो लगभग 3,000 करोड़ के आसपास, 2,990 करोड़ के ऊपर का ग्रॉस बाइंग था और नेट बाइंग था, और ग्रॉस जो था वो 30,000 करोड़ के ऊपर। तो वहाँ पर जो देखने को मिल रही है वो कि एक तरह से एफ आई जो है, जहाँ पर इतने सारे बीटन डाउन स्टॉक्स हो गए, आपके स्मॉल कैप हो गए, मिड कैप हो गए, वहाँ पर काफ़ी बाइंग देखने को मिली है। अगर हम थोड़े से आंकड़े देखें अपने स्टॉक डिलीवरी के, तो वहाँ पर हमें आपको बैंकिंग स्टॉक्स में तो सी अच्छा खासा डिलीवरी देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा HDFC बैंक में 72% का डिलीवरी था NSE पे, 1,800 करोड़ का उसने वहाँ पर डिलीवरी हुई। SBI में काफ़ी 70% के ऊपर, ICICI बैंक के ऊपर है। हमने देखा कि रिलायंस में थोड़ा अच्छा डिलीवरी आ रहा है। हाँ, इन सब स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिली थी कल, बट जो मैक्सिमम जो हम देख रहे हैं वो जो कुछ खरीदारी जो आ रही है वो टेक स्टॉक्स में भी आ रही है, क्योंकि कल टेक स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई से लगभग 30% नीचे हैं। और जो इमीडिएट एआई डिस्ट्रप्शन की बात हो रही है उससे इमीडिएट अर्निंग्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आगे जाके उनके मॉडल चेंज होंगे। तो अनुमान यही है कि ये सारे कंपनीज अडेप्ट कर पाएंगे। एनवीडिया या एआई के साथ जो ये लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, चाहे वो एंट्रोपिक हो, चाहे वो ओपन एआई हो या कोई और एआई एजेंटिक कंपनी हो, उसके साथ वो जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं उससे उनका एंटरप्राइज एआई जो ऑफरिंग है वो थोड़ा सा रोबस्ट होगा। हाँ, वो कैसे प्ले आउट होगा वो तो सर देखने की बात है, बट आज के डेट में जो सेलिंग है ऐसा लगता है कि ओवरडन है, और उसकी वजह से हमने देखा कि काफ़ी सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स कल काफ़ी बाय कर रहे थे आईटी स्टॉक्स को भी और बैंकिंग स्टॉक्स को भी। बिल्कुल। सर, अगर एफएनओ के संकेतों को देखें तो उन्हें देखते हुए आज निफ्टी और निफ्टी बैंक के ऊपर क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, अगर हम एफएनओ के संकेत अगर हम देखें तो हमने कल देखा कि आपका जो
पुट था उसमें 25,400 में काफ़ी राइटिंग देखने को मिली थी, और कॉल में हमने 25,600 700, मतलब दायरा बहुत छोटा हो गया है, रेंज बाउंड रहा है। और आज जो हम देखेंगे तो बीएसई की एक्सपायरी भी है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर रहेगा कुछ स्टॉक्स में, बैंकिंग स्टॉक्स में वगैरह में प्रेशर रहेगा। बट सपोर्ट जो है 25,400 पे दिख रहा है, और रेजिस्टेंस जो है 25,600 पे है, उसके बाद फिर 26,000 पे रेजिस्टेंस आ रहा है। पुट कॉल रेशियो भी थोड़ा सा गिरा था कल, क्योंकि कॉल्स काफ़ी लिखे गए थे, तो उसमें 0.67 हो गया है। एफपीआई को हम देखें तो नेट लॉन्ग रहे 168 करोड़ के नेट लॉन्ग रहे निफ्टी में, और लगभग मार्जिनल पॉजिटिव रहे निफ्टी बैंक में। बट दोनों जगह पे उनका जो ओआई है थोड़ा सा नीचे गिरा है, ओपन इंटरेस्ट नीचे गिरा है उसका। और उसका कारण ये भी है कि कुछ शॉर्ट्स जो हैं कवर हुए हैं कल, उसके वजह से भी हमने देखा कि ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा गिरा है। बट लॉन्ग पोजीशंस जो हैं वो थोड़े से कम हो गए हैं। आपके मतलब मार्जिनली अभी 21% के आसपास हैं हम, परसों के मुकाबले लॉन्ग्स थोड़े से कम हुए हैं, बट मार्जिनली 21% के आसपास हैं। तो लॉन्ग्स अभी भी मार्केट में 21% है, और एफ आई अगर हम देखें कि कैसे वो इसको कर रहे हैं, तो वो अभी पोजीशंस जो हैं थोड़ी सी बैंकिंग स्टॉक्स में और आईटी स्टॉक्स में हैं, और निफ्टी में वो थोड़े से शॉर्ट्स ऐड कर रहे हैं। तो निफ्टी का जो बेस है आज की डेट में, वो बेस बहुत नैरो बेस बन गया है। 26,000 अभी भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है इसके लिए, और अभी जो रेंज जो दिख रही है ऑप्शंस के बेसिस पे, वो 25,400 से 25,600 के बीच की रेंज दिख रही है, और मार्केट इसी दायरे में रहेगा। और आज तो एक्सपायरी है, तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी आखिरी के 1-2 घंटे में। सजीत सर, आईआरएफसी की ओएफएस को हमने देखा कि सुस्त रिस्पांस मिला है। पहले 4% इनका स्टेक बेचने का प्लान था, उसमें 2% का ग्रीन शू था, लेकिन जो बेस ऑफर है उसको भी अच्छा रिस्पांस मिला नहीं है, तो सरकार ने ये ओवर सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करने का फैसला किया है। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि रेलवे शेयरों में लोगों का इंटरेस्ट बन ही नहीं पा रहा है। देखिए, आईआरएफसी का जो ओएफएस है वो 2+2 था, मतलब 2% ओएफएस था प्लस 2% इक्विटी का ग्रीन शू ऑप्शन था। हाँ, कल इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी बहुत कम थी, फुल 2% तो हुआ नहीं। उसकी वजह से गवर्नमेंट ने कहा कि वो सिर्फ 2% ही ओएफएस करेगी। आज भी खुला है ओएफएस रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। कल हमने देखा कि आईआरएफसी का जो शेयर है वो भी गिरा। जो ओएफएस का रेट आया था 104 रुपये, वो लगभग 4-4.5% डिस्काउंट था करंट मार्केट प्राइस से, और वही उतना ही करेक्शन हमने देखा आईआरएफसी पे कल। तो उसकी वजह से अनुमान ये है कि ओवर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा नहीं होगा सरकार का, जिसकी वजह से सरकार ने कहा कि वो ग्रीन शो को ऑप्ट नहीं करेगी। बट आज रिटेल के लिए खुला है ऑफिस। कल हमने देखा इंस्टीट्यूशन ने 95% कुछ सब्सक्राइब किए थे। आज रिटेल की बारी है, तो ओएफएस 2% तो निकल जाएगा, पर कितना ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा वो थोड़ा सा कहना मुश्किल है। इंस्टीट्यूशनल डिमांड जो है आईआरएफसी के ओएफएस में बहुत कम दिख रही है, जिसके चलते सरकार ने कहा कि वो ग्रीन शू ऑप्शन को एक्टिवेट नहीं करेगी। सर, आईटी सेक्टर की बात करें, अब अमेरिकी आईटी कंपनीज में रिकवरी का एक दौर शुरू हो गया है। 2 दिनों से अच्छी खासी तेजी वहां देखने को मिल रही है। एआई की चिंताएं भी अब थोड़ी कम होती हुई नजर आ रही हैं। इंडियन आईटी के लिए चिंताएं आखिर कब कम होंगी? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इंडियन आईटी इन्वेस्टर्स की ऐसे वक्त में? देखिए, आईटी कंपनीज जो हैं एआई से डिस्टर्ब होंगी ज़रूर, पर वो प्रोसेस थोड़ी सी उनकी डिस्टर्ब होंगी। क्या एआई एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बना पाएगा? आज की डेट में एटलीस्ट जो जवाब आ रहा है कि नहीं बना पाएगा। इसका मतलब ये है कि इंडियन या कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो एआई का जो रोल है वो कहाँ पर आएगा? एआई का रोल आएगा जब आप फाउंडेशनल मॉडल्स बनाते हैं, उस मॉडल्स के ऊपर आप बिल्ड करते हैं एंटरप्राइज नो हाउ या एंटरप्राइज आईपी को उसके ऊपर बिल्ड करके फिर आप उसको प्रोसेसिंग उसका फास्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी आईटी कंपनीज़ की। हाँ,
तो सॉफ्टवेयर एंटरप्राइज और आप देखो एंट्रोपिक देखो या ओपन एआई देखो या कोई भी एआई कंपनी देखो, वो सब ये कहते हैं कि वो एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर नहीं बनाते हैं और ना ही बना सकते हैं, वो फाउंडेशनल मॉडल्स बनाते हैं। फाउंडेशनल मॉडल्स हेल्प करती है प्रोसेसिंग को क्रंच करने के लिए, बट उस पर जो आपका आईपी है या फिर उसमें जो आपका एंटरप्राइज की जो ज़रूरत है, मतलब कंपनीज की जो ज़रूरत है, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनीज ही बना सकती है, क्योंकि वो उसमें माहिर हैं। वो फाउंडेशन मॉडल में माहिर नहीं होंगी, बट उस फाउंडेशन मॉडल के बेसिस पे वो उस पर एक सॉफ्टवेयर बनाती है, जिसकी वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट एक बड़ा सा एक जो अभी इन्फ्लुएंस आ रहा है, ये है कि सॉफ्टवेयर कंपनी की ज़रूरत ख़त्म नहीं होने वाली, सॉफ्टवेयर कंपनी की ज़रूरत बढ़ेगी यहाँ से। बट ये है कि ये दोनों चीज़ें तब मिलेंगी, एआई और ये एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर का जब मिलाप होगा, तो उसके वजह से जो है आपके मॉडल्स में थोड़ा डिस्रप्शन होगा। आपका जो इम्पैक्ट है, जिस आप अगर एक सॉफ्टवेयर को 6 महीने में बनाते थे, आपको 3 महीने में बनाना पड़ेगा। एक सॉफ्टवेयर को अगर या मॉड्यूल या प्लेटफॉर्म को अगर आप 50 लोगों के थ्रू बनाते थे, अब 10 लोगों के थ्रू बनेगा, तो वो डिस्ट्रप्शन होगा आईटी कंपनीज़ के लिए, और उसकी वजह से उनके रेवेन्यू में भी डिस्ट्रप्शन होगा, रेवेन्यू डिफ्लेशन होगा, मतलब रेवेन्यू कम हो जाएगा उनका, क्योंकि आप अगर टाइम, हमारे मोस्ट आईटी कंपनीज टाइम एंड फिक्स टाइम और फिक्स्ड रेट एंड टाइम के हिसाब से वो सॉफ्टवेयर बनाती हैं। अब टाइम भी कम हो गया है तो रेट भी कम हो जाएगा उसका, तो ओवरऑल वैल्यू और जो रेवेन्यू है वो डिफ्लेट होगा उसका, उसकी वजह से उनको इम्पैक्ट आएगा। एंड वही एक कारण है जो मार्केट को नर्वस कर रहा है आईटी कंपनीज़ के फ्यूचर ग्रोथ के लिए। बट सॉफ्टवेयर कंपनी की ज़रूरत हमेशा रहेगी, क्योंकि आपको एंटरप्राइज का जो आपका सॉफ्टवेयर है, नो हाउ है, वो पब्लिक डोमेन में तो मिलता नहीं है, वो उनके पास है डोमेन, वो डोमेन उनका, तो वो डोमेन आज के डेट में तो उनके कोई भी एआई कंपनी उसको रिप्लेस नहीं कर सकती। इसलिए सॉफ्टवेयर और एआई को कंबाइन करके ही ये आगे जाएगा, और एआई आज नहीं कर पाएगा। अगर कल को एआई सब कहता है कि मैं फाउंडेशनल मॉडल से एंटरप्राइज में जाऊंगा, तो उनको भी उतना ही बिल्डअप करना पड़ेगा जितना से सॉफ्टवेयर कंपनीज को करना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी वही लोग चाहिए होंगे जो बनाएंगे एंटरप्राइज के सॉफ्टवेयर। तो इसीलिए ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन पे अभी काम चल रहा है, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी इंडियन आईटी कंपनीज हैं जो एनवीडिया के साथ एआई चिप्स के साथ काम कर रही हैं, जिसमें इन्फोसिस है, विप्रो है, परसिस्टेंट है, टेक महिंद्रा है, ये सारे लोग कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट सारे टॉप आईटी कंपनीज अपने एआई पे स्टैक पे काम कर रहे हैं। ये एआई स्टैक जितना जल्दी बन जाता है आईटी कंपनीज का, उतना अच्छा है, क्योंकि उतना फिर उनका रेवेन्यू डिस्ट्रप्शन कम होगा। अगर आप अब बाहर से एआई लेने लगेंगे, फाउंडेशनल एआई, तो इनके रेवेन्यू के इम्पैक्ट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। अगर आप इन हाउस बिल्ड करेंगे तो आप कम लोगों के साथ हाई मार्जिन के साथ काम कर पाएंगे। तो ये जो चेंजेस हैं वो मीडियम टर्म में आएंगी, शॉर्ट टर्म में नहीं आएंगी। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप देखिए कि ये कंपनीज कैसे काम कर रही हैं, ये अपनी कमेंट्रीज कैसे चेंज कर रही हैं। 1 साल पहले कोई एआई के बारे में बात नहीं करता था रेवेन्यू में, पर आज करने लगे हैं लोग अपने रेवेन्यू में बात। FY26 में अगर हम देखें तो $316 बिलियन का टोटल आईटी रेवेन्यू होने की उम्मीद है, उसमें से सिर्फ $10 बिलियन एआई के थ्रू आ रहा है, मतलब 3% के आसपास। ये रेवेन्यू जो है आगे बढ़ता जाएगा, किस पेस से बढ़ेगा उस पर एक नज़र रखिए। आईटी कंपनीज उसको कैसे अडेप्ट कर रही हैं और अपने रेवेन्यूज़ को कैसे प्रोटेक्ट कर रही हैं, उस पर एक नज़र रखना जरूरी है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सजीद सर जुड़ने के लिए और तमाम चीज़ों पर अपनी राय देने के लिए, आईटी सेक्टर के बारे में, मार्केट के बारे में तमाम चीज़ें समझाने के लिए आज। चलिए अब यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल होगा। अंशुल जैन जी हमारे साथ होंगे, रचित जी हमारे साथ होंगे, मयूरेश जोशी हमारे साथ जुड़ेंगे और आपके लिए लेकर आएंगे बेहतरीन शानदार ट्रेडिंग आइडियाज, जहां पर आप आज पैसा कमा सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है ET9 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। चलिए एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं और उनसे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं कि इंडेक्स पर आपकी रणनीति आज के लिए क्या होनी चाहिए और कौन से शेयर हैं जो आपको आज कमाई का मौका देंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं लक्ष्मी सी इन्वेस्टमेंट के अंशुल जैन। अंशुल जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका ET9 स्वदेश पर।
अंशुल जी, कल निफ्टी की क्लोजिंग को देखकर खुशी तो नहीं हुई होगी, क्योंकि जो गेंस थे दिन के उसको बाजार ने गंवाया और 25,500 के नीचे की क्लोजिंग हुई। निफ्टी बैंक सपाट बंद हुआ। निफ्टी की अगर हम आरएसआई की बात करें तो 46 के आसपास का आरएसआई है। तो वीकनेस तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद भी है कि शायद अब यहां से ज्यादा गिरे ना। आज संकेत तो अच्छे ही हैं और बढ़िया ओपनिंग की उम्मीद करके हम चल रहे हैं। आप बताइए कि क्या यहां से कम 150-200 पॉइंट के लिए एक तेजी का ट्रेड लेना चाहिए निफ्टी में? सर बिल्कुल लेना चाहिए। अगर डेली चार्ट पे आप देखेंगे तो 19 फरवरी की कैंडल अगर डेली चार्ट पे देखें तो उसी के अंदर लगभग हम आज कल चौथा दिन था जहां टाइम स्पेंड किए हैं, और अगर केवल कल की कैंडल देखें तो परसों की रेंज के अंदर स्पेंड हुआ है। तो रेंज के अंदर वॉलेटाइल है, रेंज छोटी है लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। 200-250 पॉइंट की इंटरडे मूवमेंट बहुत आराम से हो जाती है। कल भी निफ्टी गैप क्लोज करके 75 मिनट के चार्ट पे सेकेंड लास्ट कैंडल हैमर बना के क्लोज किए, तो आज बाउंस बैक 25,551 25,551 जो 20 पीरियड मूविंग एवरेज है 75 मिनट चार्ट यहां तक आ सकती है। और जो नोट करना है वो है बैंक निफ्टी 61,360 और 60,961। ये रेंज लास्ट में भी प्रोटेक्ट हुई थी, तभी लास्ट में मैं ये कह के जा रहा था कि 200-250 पॉइंट की हम शायद बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग देख सकते हैं, और गैप अप ना भी हो तो खुलने के आधा घंटे 45 मिनट बाद हम 200-250 पॉइंट अपसाइड 61,200 के अराउंड तक की आराम से मूव देख सकते हैं। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में है, वहां पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। निफ्टी में पूरी खिचड़ी पक गई है, ऑटो और मेटल ऊपर ले जा रहा है, बैंक निफ्टी साइडवेज है, आईटी नीचे खींच रहा है। तो निफ्टी में ट्रेड करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। क्लियर कट रिलेटिव स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में है, तो आपका फोकस बैंक निफ्टी पे होना चाहिए। किसी भी सूरत में अगर इंट्राडे में 6183 जो 75 मिनट के चार्ट पे 20 पीरियड मूविंग एवरेज है ये क्रॉस हो जाए तो लॉन्ग पोजीशंस ले जानी चाहिए। अगर कल बीटीएसटी कैरी नहीं की है तो इंट्राडे फ्रेश लॉन्ग 6183 के 61,083 के ऊपर बनेगा। 61,360 रेंज हाई ये आपका टारगेट रहेगा। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी पे फोकस लॉन्ग साइड बैंक निफ्टी पे होना चाहिए। लॉन्ग साइड में बैंक निफ्टी पर कीजिए। निफ्टी 50 को आज थोड़ा सा आप छोड़िए ट्रेड, अगर लॉन्ग का लेना है तो। ये अंशुल जी की राय है। चलिए अंशुल जी, अब लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि ट्रेडिंग आइडियाज स्टॉक्स वाले कौन से हैं आपके पास जो हमारे व्यूअर्स के लिए आप लेकर आए हैं? सर देखिए, पहला स्टॉक रहेगा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक में मंथली चार्ट पे अगर आप देखेंगे अप्रैल 2025 में एक बड़ी कैंडल और लास्ट सेल ऑफ, जिसको सेलिंग क्लाइमैक्स कहेंगे, सेल ऑफ कैंडल बनी थी जिसका हाई 41.92 था और लो 31.48 था। ये 10वां महीना है जहां हम उसके अंदर स्पेंड कर रहे हैं, और अब ऑलमोस्ट इन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, क्योंकि डेली वीकली मूविंग एवरेज, डेली तो बुलिश हो गए, वीकली मूविंग एवरेज न्यूट्रलाइज हो गए हैं, और मंथली मूविंग एवरेज पे ये फिफ्थ अटेम्प्ट है जिसको ब्रेकआउट करने का। तो जनरली थर्ड अटेम्प्ट के बाद रेजिस्टेंस वीक हो जाता है, तो अब रेजिस्टेंस वीक हो चुका है। सेंट्रल बैंक बाई करके चलना चाहिए। सेंट्रल बैंक में 40 के आसपास आपका प्राइस चल रहा है, 40 के अराउंड बाई करके चलेंगे। आपका 40.2 पे बाई करेंगे, 39.5 का स्टॉप लॉस रहेगा और 41.2 का टारगेट रहेगा। दूसरा एक स्टॉक जो ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन में है, पुल बैक कंप्लीट कर चुका है, 10-20 डे मूविंग एवरेज का 45 वीक्स का पूरा बेस पैटर्न का ब्रेकआउट था। ये सेकेंड वीक है जहां पे इनसाइड बार पैटर्न बन रही है, तो ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्शन खत्म है, ब्रेकआउट के लिए तैयार है। सीगल इंडिया यहाँ पे 287.50 में बाई करना है, 283.50 का स्टॉप लॉस रहेगा और 293.50 का टारगेट रहेगा। तो दोनों में रिलेटिव स्ट्रेंथ है, और चूंकि बाजार थोड़ा सा यहाँ से तेज लग रहा है तो हम रिलेटिव स्ट्रेंथ ही बाई करके चलेंगे। बिल्कुल। तो दो स्टॉक्स हैं, सीगल इंडिया आपकी स्क्रीन पर, 293 रुपये 50 पैसे का आपको रखना है टारगेट, और स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 283 रुपये 50 पैसे पर। और जो पहला स्टॉक था वो सेंट्रल बैंक का था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसमें आपको टारगेट रखना है 41 रुपये 20 पैसे का, स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 39 रुपये 50 पैसे पे। 40 रुपये के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। 2% की तेजी कल के मार्केट में दिखा कर गया था। अच्छा अंशुल जी, बाकी मेहमानों को शामिल करें उससे पहले एक राय आपसे चाहिए IRFC के ऊपर। अब देखिए कल जो है वो OFS जो है वो पूरी तरह सब्सक्राइब नहीं हुआ, हालांकि नॉन इंस्टीट्यूशनल OFS था कल के लिए, आज रिटेल के लिए खुलेगा।
लेकिन गवर्नमेंट जो है वो ग्रीन शू ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करने जा रही है। 2% ही स्टेक जो है वो बेचेगी। एक्सचेंज फाइलिंग में ये कंपनी ने जानकारी दी है कि प्रोमोटर्स यानी गवर्नमेंट जो है वो ग्रीन शू ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगी। अब कल ये अच्छा खासा टूट गया, 104 रुपये 50 पैसे के आसपास आ गया, 4.5% की बिकवाली देखने को मिल गई, जो ओएफएस का प्राइस था उसके आसपास आ गया। आज क्या करना चाहिए? क्या आज भी आप और बिकवाली की आशंका देख रहे हैं यहाँ पे? सर देखिए, मे बी एक छोटा सा पुल बैक आ सकता है, बट हियर एंड देयर पुल बैक्स बने रहेंगे, बट डोमिनेंट ट्रेंड नीचे का है। और आप जैसे ही देखेंगे मार्केट में हल्की सी वीकनेस आती है, डोमिनेंट ट्रेंड टेक ओवर कर लेता है। 106 रुपए 47 पैसे, ये 159 डेज में 52% फॉल के बाद लो बना था, फिर 244 दिन से इसको प्रोटेक्ट कर रहा था, कल फाइनली गैप से जाके इसको तोड़ा है। ये टूटना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है गैप। गैप के साथ टूटना बहुत ज्यादा दिक्कत का काम हो जाता है। गैप के साथ ब्रेकआउट बहुत स्ट्रांग होता है, उसी तरीके से गैप से ब्रेकडाउन उतना ही स्ट्रांग होता है। तो अगर ये गैप फिल करके कम से कम 115 रुपए अगर 1 से 2 हफ्ते में नहीं निकालता है, तो मोर देन 90% चांसेस है कि ये अपना 85 का लेवल टेस्ट करेगा। प्रोबेबली अगर ये 1 से 1.5 हफ्ते में सेल ऑफ वापस गैप फिल होने के बाद सेल ऑफ रिज्यूम होता है, तो 1 से 1.5 हफ्ते में कर लेगा। और अगर पुल बैक थोड़ा सा डीप जाता है तो महीना 1.5 महीने का समय लग सकता है, बट 85 रुपीज आ रहा है, इसमें कोई दाग नहीं है। मोर देन 90% चांसेस है कि ये 85 आ जाएगा। 85 आ जाएगा, ये चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। चलिए, अब एक और मेहमान हमारे साथ शामिल हो गए हैं शो में। रचित खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रचित जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर। और क्या मूड माहौल लग रहा है ये तो बताइए थोड़ा सा, और साथ साथ अपने पिक्स भी जरा शेयर कीजिए कि कौन से आइडियाज आपने सेलेक्ट किए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। विकास सर, आपको गुड मॉर्निंग, अंशुल भाई को गुड मॉर्निंग, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बिफोर द कमेंट्री सर, एक बार वापस से बोल देता हूँ कि जितने भी स्टॉक्स हम आपके चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं, उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, मेरी फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। Investment in equity market are subject to market risk. Please consult your financial advisor before making any investment or taking any trade in any script that we have discussed on your channel. और सर, क्लियर केस देखिए, हमने कल हायर लेवल्स एक बार देखे थे, और जो प्रोजेक्टेड हायर लेवल्स थे वो कहीं ना कहीं देखने को मिले, और उसके बाद एक सेल ऑफ आया। सेल ऑफ आना इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, बट ट्रिगर दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो अननोटिस नहीं जाने चाहिए। कल FIS DIS ने दोनों ने बाइंग करी है। मतलब अगर ट्रिगर आया सेलिंग का, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉप डेस्क, HNIs, अल्ट्रा HNIs या ट्रेडिंग फर्टर्निटी से आया है, जो कि क्लियर केस बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं दे रहा है मार्केट्स के लिए कि इतनी हैवी वेट बाइंग के बाद भी मार्केट करेक्ट किया। उसके साथ साथ बैंक निफ्टी में कंटिन्यूसली मैं एक SOS बटन के लिए बोले जा रहा हूं, और कल स्टेट बैंक ने पहली बार वो करते हुए दिखा दिया है। क्लियर केस जिस तरीके से करेक्शन आया है, अब बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टिल द टाइम इट इज नॉट ब्रीचिंग 61,560, इट इज सेल ऑन राइज। उन लेवल्स के बाद ही बैंक निफ्टी को ट्रेजेक्टरी चेंज होगी, और यहां से डीप डाउन कट बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। हम IT में क्लियर केस पहले से ही बोल रहे थे, अब बैंक निफ्टी भी मैं समझता हूं आपको अच्छा करेक्शन करता हुआ दिखाएगा। ट्रेडिंग अपडेट्स के लिए बात कर लें तो कल ल्यूपिन की कॉल दी थी, उसके टारगेट्स हिट हो गए थे। आई बिलीव प्रॉफिट बुक कर लिया होगा हमारे दर्शकों ने, नहीं किया होगा तो आज ओपनिंग में ही कर लें, क्योंकि उसके बाद थोड़ी सी वीकनेस आती हुई दिख सकती है। और आज की ट्रेडिंग कॉल ऑटो एंसिलरी से लेकर आया हूं। कल ऑटो ने अच्छा मूवमेंट दिखाया था, आज भी ऑटो का मूवमेंट थोड़ा सा कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। पहली कॉल है गैब्रियल, 1011 रुपए के लेवल्स पे ये चल रहा है अभी, और स्टॉप लॉस बहुत पास ही रखा है 980 का। टारगेट 1055 और एक फोर्थ नाइट के लिए 1124 के लेवल्स भी आपको दिखा सकता है। अच्छा वॉल्यूम बेस्ड बाइंग इसमें देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ हम लॉरस लैब्स पे भी नजर रख सकते हैं, जिस तरीके से पोजीशन है। कल एक बहुत अच्छा अपमूव आया था NCLT की न्यूज के बाद, और मैं समझता हूँ आज कंटिन्यू रहना चाहिए। 1076 लेवल्स पे चल रहा है, 1032 का स्टॉप लॉस, टारगेट 1124 और 1148। मैं समझता हूँ ये दोनों टारगेट आपको आने वाले एक वीक में देखने को मिल सकते हैं। ये दो पिक्स हैं आपके लिए, लॉरस लैब्स और गैब्रियल इंडा। स्क्रीन पर आपके टारगेट और स्टॉप लॉस लिखकर आ चुके हैं, तो आप आराम से इन्हें नोट कर सकते हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए और इन ट्रेडिंग आइडियाज़ पर आप अपना अमल कर सकते हैं। चलिए, अब एक काम करते हैं। कल 3:30 बजे बाजार बंद होने के बाद कुछ खबरें आई जिन पर आज हमें बाजार में एक्शन देखने को मिल सकता है, और रोज़ की तरह हमारी सहयोगी मिताली
उन सारी खबरों को इकट्ठी करके ले आती हैं। तो आज भी मिताली जुड़ गई हैं। मिताली, गुड मॉर्निंग। बताइए आपकी लिस्ट में क्या क्या खबरें हैं जिन पर आज हमें नजर रखनी है, जिन्हें नोट डाउन करना है हमें। जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले जाइडस लाइफ साइंसेज की बात कर ले तो कंपनी ने यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजिक एंट्री कर ली है हाई ग्रोथ GLP-1 थेरेपी मार्केट में, और कंपनी बिल्कुल रेडी है सेमाग्लूटाइड इंजेक्शन को मार्केट में लॉन्च करने के लिए। मार्च 2026 में जैसे ही इनका पेटेंट एक्सपायर होता है वैसे ही इंजेक्शंस मार्केट में उतरते हुए नजर आएंगे। दोनों ही टाइप 2 डायबिटीज़ और ओबेसिटी को क्योर करते हैं ये सेमाग्लूटाइड इंजेक्शंस। इसके साथ ही सनोफी इंडिया की बात करें तो रिजल्ट्स पेश किया, और रिजल्ट थोड़े वीकर साइड पर देखने को मिले। कंपनी के रेवेन्यू करीबन 19% गिरता हुआ नजर आया, वही प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे 32% का डेंट कंपनी को लगा है। एबिटा की बात करें तो वहाँ पे 24% का डिक्लाइन दिखने को मिला है। एबिटा मार्जिन करीबन 147 बेसिस पॉइंट से कम होकर 21.5% पे नजर आए। तो ओवरऑल अब देखिए तो वीकर साइड पे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर, कंपनी की जो सब्सिडरी है रिलायंस इंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड, उन्होंने वहाँ पे अपने शेयर्स 30% जो स्टेक है वो यहाँ पे मेटा को दे दिया है, और जो 70% का बाकी का हिस्सा है वो अभी भी REIL रिटेन करने वाला है। इसके साथ ही आज शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स को भी रखेगा अपने रडार पे। कंपनी के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर, कंपनी ने 423 करोड़ रुपए का एक नया सप्लाई एग्रीमेंट सिक्योर किया है। मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियल सप्लाई एग्रीमेंट है ये। एक लार्ज फार्मास्यूटिकल कंपनी से आता हुआ नजर आ रहा है, जिसके तहत उन्हें पेन इंजेक्टर सप्लाई करने होंगे। सात्विक ग्रीन एनर्जी भी रहने वाला है फोकस में। कंपनी को एक कमर्शियल ऑर्डर हाथ लगा है 88 करोड़ रुपए का लीडिंग इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर और EPC प्लेयर से, जिसके तहत कंपनी को सोलर PV मॉड्यूल्स का सप्लाई करना होगा। KP एनर्जी के लिए भी पॉजिटिव ट्रिगर, लेटर ऑफ अवार्ड हाथ लगा है इन्हें एनोरपार्क एनर्जी से, जिसके तहत कंपनी को डेवलप करना है 40.8 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट गुजरात में। आज RVNL पे भी रखेगा अपना फोकस। कंपनी को एक LOA मिला है NMDC से, जिसके तहत कंपनी को टाउनशिप डेवलप करनी है छत्तीसगढ़ में, और जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो करीबन 372 करोड़ के आसपास है। IRFC की बात कर ले तो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव अपडेट, कल जैसे कि हमने बताया था कि OFS लॉन्च कर दिया है और आज ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुलने वाला है। लेकिन अब जो 2% का ग्रीन शू ऑप्शन था वो गवर्नमेंट अब एक्सरसाइज नहीं करी, क्योंकि कल जो OFS खुला था वो ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ, सिर्फ 95% ही सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, जिसके कारण ग्रीन शू ऑप्शन अब नहीं अप्लाई होने वाला और सिर्फ 2% गवर्नमेंट अपना स्टेक बेचेगी। ल्यूपिन की बात करें तो ल्यूपिन के लिए एक नेगेटिव खबर, महाराष्ट्र GST डिपार्टमेंट ने कंपनी के ऑफिसेज में इंस्पेक्शन और सर्च जारी किया है, और इंस्पेक्शन और GST पेमेंट्स और ITC क्लेम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की होने वाली है। स्पाइस जेट की बात करें तो एक नेगेटिव खबर, कल भी हमने देखा कि ऑलमोस्ट लोअर सर्किट पे ही था स्टॉक। यहाँ पे ऑथम इन्वेस्टमेंट ने करीबन 6.36% के जो स्टेक है वो कंपनी में बेच दिया है। करीबन 9.72 करोड़ शेयर्स ऑथम इन्वेस्टमेंट ने ऑफलोड कर दिए हैं स्पाइस जेट में। ग्रेविटा इंडिया की बात करें तो पॉजिटिव ट्रिगर, लीड रिसाइकलिंग कैपेसिटी जो है वो अपने मुंद्रा गुजरात फैसिलिटी में कंपनी ने और बढ़ा दी है करीबन 80,300 MTPA से, जिसके कारण अब टोटल प्लांट की कैपेसिटी देखें तो वो अब 1,45,100 MTPA तक पहुंच चुकी है। LT फूड्स भी आज आपके रडार पे रहना चाहिए, पॉजिटिव ट्रिगर। इन्होंने US डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आई है वो बताया, जो काउंटरवेलिंग ड्यूटी है ऑर्गेनिक सोयाबीन मील एक्सपोर्ट्स पे ये काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगती है वो कम कर दी है। 340.27% पहले लगती थी, उसे कम करके अब 75.48% कर दिया है, जिसके तहत जो कंपनी की लायबिलिटी बनती है वो अब 163 करोड़ रुपए से कम होती हुई नजर आएगी। E2E नेटवर्क्स भी आज रहना चाहिए आपके रडार पे, एक पॉजिटिव ट्रिगर। इन्होंने QIP सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है फरवरी 25, 2026 को, और जो फ्लोर प्राइस है वो यहाँ पे रहने वाला है 2630 रुपये, यानी कल के क्लोजिंग से आप देखें तो करीबन 2.5% का प्रीमियम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ तमाम खबरों वाले शेयर जिनको रखना चाहिए आज अपने फोकस पे। ठीक है मिताली, बहुत शुक्रिया आपका सारी की सारी खबरें बताने के लिए। तो आज खबरों के कामबार हैं और कई सारी खबरें ऐसी हैं जो हमारे मतलब एक्सपर्ट्स के रडार पर भी वो शेयर रहे हैं, और चलिए एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से उस पर व्यू लेते हैं और फटाफट शुरुआत कर लेते हैं जाइडस लाइफ साइंसेज से, जिससे मिताली ने भी शुरुआत की थी। इनको हाई ग्रोथ GLP-1 थेरेपी मार्केट में एंट्री मिली है। ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड GLP का ये फुल फॉर्म है, और मार्च 2026 में पेटेंट खत्म होती है भारत में ये सेमाग्लूटाइड इंजेक्शन कंपनी लॉन्च करेगी।
अच्छी कंपनी है रची जी, ज़ायडस लाइफ। और आई थिंक कि अगर हम फार्मा स्पेस को देखेंगे तो वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक है ग्लेनमार्क, ये ज़ायडस लाइफ साइंसेज। राय क्या होगा आपका, क्योंकि हमने देखा है कि ऊपरी स्तरों से गिरावट के बाद लगातार बैक टू बैक अच्छी खबरें आ रही हैं, नतीजे भी अच्छे आए थे, कुछ यूएस एफडीए से अप्रूवल भी निकल के आए। राय आपकी ज़ायडस लाइफ पर? शिख सर, आपको गुड मॉर्निंग। और ये सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है कि आपके सवाल में ना जवाब बहुत वेल प्लांटेड छुपा हुआ होता है। जैसे जो वैल्यूएशन का बेनिफिट है जो जाइडस में जरूर हमको देखने को मिल रहा है इस करेक्शन के बाद, बहुत क्लियर केस बन रहा है और क्वालिटी की कंपनी है। जिस तरीके से रेवेन्यू ग्रोथ है, मैं समझता हूं आपको इसमें अपसाइड मूवमेंट अभी कंटिन्यूड होता हुआ दिखेगा आफ्टर द स्टीप करेक्शन दैट वी हैव सीन। थोड़ा सा सप्लाई 940 लेवल्स पे जरूर आपको देखने को मिल सकता है, बट जैसे ही 940 लेवल्स क्रॉस करेगा आपको बहुत आराम से अब ये एक अच्छे मूवमेंट के लिए और 998 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। जिनके पास पोजीशन है बने रहें। और क्योंकि मार्केट्स थोड़े से वॉलेटाइल है, इसलिए एक स्टॉप लॉस भी मैं सुझाना चाहूंगा, वो होगा 888 का 888 के स्टॉप लॉस के साथ आप इस पोजीशन को भी राइड कर सकते हैं। ठीक है, 888 रुपये का स्टॉप होगा ज़ायडस लाइफ के लिए। अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो आप बिल्कुल शेयर में निवेशित रहिए, ये सलाह है आपके लिए रची जी की तरफ से। एक और कंपनी के बारे में व्यू लेते हैं जिसको लेकर ऑर्डर आए हैं, शैली इंजीनियरिंग। हालांकि छोटी कंपनी है, 10,000 करोड़ रुपए से कम का मार्केट कैप है और शेयर काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल ही रहता है, लेकिन 423 करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग ने सप्लाई अग्रीमेंट इन्होंने किया है और पेन इंजेक्टर्स की सप्लाई के लिए अग्रीमेंट किया है शैली इंजीनियरिंग ने। तो मे बी कि आज शेयर में हम गैप के साथ शुरुआत देखें, कितना सस्टेन करेगा इसको लेकर सवाल रहेगा। अंशुल जी, आपका व्यू शैली को लेकर? सर व्यू थोड़ा सा वीक है। पॉजिटिव न्यूज की वजह से अगर किसी भी तरह की गैप अप ओपनिंग मिलती है तो 10 हफ्ते में जो 36% का करेक्शन हुआ है उसमें एक सेलॉन रैलीज की आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी 2040-2050। यहाँ पे मेजर सप्लाई बैठी हुई है। अगर किसी भी तरह की गैप अप ओपनिंग या पुल बैक आती है इस पॉजिटिव न्यूज पे तो 2040 के राउंड सेल करना चाहिए, क्योंकि अभी जो पूरा करेक्शन स्टार्ट हुआ है उसके डाउनसाइड टारगेट 1750 के आसपास हैं, अभी अचीव नहीं हुए हैं, तो सेल ऑन रैलीज वाला कैंडिडेट है। सेलॉन रैली वाला कैंडिडेट है शैली इंजीनियरिंग का। एक और कंपनी, छोटी कंपनी है, सात्विक ग्रीन एनर्जी। आई थिंक कि 6-7 महीने पहले इसकी लिस्टिंग हुई थी और इनको एक ऑर्डर मिला है 87 करोड़ रुपए का सोलर पीवी मॉड्यूल का ऑर्डर मिला है। हालांकि पिछले 3-4 सत्र से शेयर को हम गिरते हुए देख रहे हैं, सात्विक ग्रीन एनर्जी को। अंशुल जी, आपकी ही टेरिटरी का शेयर है, ये बताइए सात्विक ग्रीन में क्या व्यू होगा आपका? सर सात्विक ग्रीन हमने रिजल्ट के टाइम भी डिस्कस किया था, जब इसका रिजल्ट आया था 5 फरवरी को, कि फील्ड ब्रेकआउट है 433 पे और इस फील्ड ब्रेकआउट का टारगेट जो है वो ऑल टाइम लो 353 के अराउंड है। तो स्टॉक में अगेन कहीं भी रैली मिलती है 10, 20, 50 डे मूविंग एवरेज 405 के आसपास, तो सेल ऑन रैलीज ही रहेगा। डाउनसाइड में 350, 352 के टारगेट अभी भी खुले हुए हैं। ठीक है, सात्विक ग्रीन को लेकर ये व्यू हो गया। चलिए ये काम करते हैं कि अपनी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय को जोड़ लेते हैं और उनसे समझते हैं कि ब्रोकरेजेस की कौन सी रिपोर्ट्स आई हैं। कल हमने देखा कि बाजार की वॉलिडिटी में भी ना ऑटो शेयर दौड़ लगा रहे थे, तो क्या ऑटो को लेकर कुछ रिपोर्ट्स आई हैं ये भी जानते हैं। तृप्ति, गुड मॉर्निंग, बताइए आज कौन से रिपोर्ट्स फोकस में हैं? बिल्कुल अभिषेक, गुड मॉर्निंग। और ऑटो शेयर के साथ ही शुरुआत करते हैं। एमएनएम पर नुवामा की रिपोर्ट आई है, बाई की रेटिंग है और लक्ष्य 4,400 रुपये का दिया है और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FY26 से 30 तक की जो एक्सपेक्टेशन है उस दौरान कई सेगमेंट्स में 15 से 40% कैगर की उम्मीद लगा रहे हैं। ऑटो आय FY20 से 30 तक में 8 गुना बढ़ने का अनुमान इन्होंने दिया है। साथ ही इंडस्ट्री ग्रोथ और मार्केट शेयर गेन से और एक्सपोर्ट्स के दम पर भी फार्म बिजनेस आय में FY20 से 30 तक में 3 गुना ग्रोथ का अनुमान दिया है। तो काफ़ी बुलिश नज़रिया यहाँ पर नुवामा ने एमएनएम पर दिया है। आगे बढ़ेंगे, मोतीलाल ओसवाल ने लॉरस लैब पर अपनी राय रखी है। बाई की रेटिंग है, 1280 रुपये का लक्ष्य दिया है और कॉम्पिटिटर्स की तुलना में बेहतर एग्जीक्यूशन दिया है कंपनी ने। और 9 मंथ FY26 की बात करें तो 30% की ग्रोथ और 26% के एबिडा ग्रोथ का अनुमान है। CDMO और फॉर्मुलेशन सेगमेंट में स्केलअप से यहाँ पर ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। साथ ही FY26 से 28 के दौरान मुनाफे में 16% कैगर की उम्मीद है। नुवामा ने वारी एनर्जीज पर बाई की रेटिंग दी है और लक्ष्य दिया है 3,867 रुपये का। यहाँ पर कंपनी
ने क्लैरिफाई किया है कि जो यूएस की काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ है वो इनके सेल ओरिजिन से रिलेटेड नहीं है और मॉड्यूल असेंबली पर भी उसका कोई इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं दिखेगा और जिससे कंपनी के कामकाज और ऑर्डर बुक पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिखने वाला है। ग्रीन हाइड्रोजन वैल्यू चेन में कंपनी ने एंट्री कर ली है और पहला ऑर्डर भी यहाँ पर इनको मिल गया है। साथ ही चाइना पर डिपेंडेंसी घटाने के लिए ओमान में इन्होंने पॉलीसिलिकॉन में करीब $30 मिलियन का निवेश किया है। अगले 3 से 5 साल की बात करें तो ग्रीन बिजनेस में अब कंपनी स्केल अप करने वाली है और साथ ही CY 25 से 27 के दौरान डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ और एबिडा ग्रोथ की उम्मीद है। आगे बढ़ेंगे और नुवामा ने शेफलर इंडिया पर भी अपनी राय रखी है। बाई की रेटिंग है 4,700 रुपये से बढ़ाकर लक्ष्य 4,900 रुपये का कर दिया है। Q4 में आय में देखिए 28% की बढ़ोतरी रही है। मजबूत एक्सपोर्ट्स और ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी से यहाँ पर आय को सपोर्ट मिला। ऑपरेटिंग लिवरेजेस और लोकलाइजेशन से एबिडा भी बढ़ता हुआ नजर आया, साथ ही मार्जिन्स में भी विस्तार हुआ है। इंडस्ट्रियल सेगमेंट में मजबूत ऑर्डर बुक से आगे के लिए आउटलुक बेहतर नजर आ रहा है। कोर सेक्टर्स जैसे कि रेलवे, पावर ट्रांसमिशन और स्टील सेगमेंट में डिमांड काफ़ी मजबूत नजर आ रही है। लास्ट में बात करेंगे, मोतीलाल ओसवाल ने क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण पर बाई की रेटिंग दी है। लक्ष्य 1,600 रुपये का रखा है। मार्जिन में सुधार और क्रेडिट कॉस्ट से आय में अब रिकवरी की उम्मीद जता रहे। स्ट्रक्चरली कंपनी अब मजबूत ग्रोथ ट्रैजेक्टरी की तरफ आगे बढ़ रही है और FY 26 से 28 के दौरान यहाँ पर देखेंगे NII और मुनाफे में 16 और 50% के कैगर ग्रोथ की उम्मीद जता रहे हैं। जी अभिषेक। ठीक है तृप्ति, बहुत शुक्रिया। तो तृप्ति ने सारी की सारी रिपोर्ट्स आपके सामने रख दी है और इसमें से कई रिपोर्ट्स ऐसे शेयरों को लेकर हैं जो बजिंग हैं, जिनको लेकर आप जानना चाहते हैं और आप सुनना चाहते थे कि आखिर बड़े जो ब्रोकरेजेस फर्म्स हैं वो क्या कह रही हैं। वारी एनर्जीज को लेकर देखिए नुवामा की रिपोर्ट आई है। हालांकि वारी एनर्जीज के मैनेजमेंट से कल हमने बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि जो टैरिफ लगाए गए हैं 126% के सोलर मॉड्यूल पर, उन पर असर नहीं आएगा। हालांकि बाजार ने बहुत ज़्यादा यकीन किया नहीं और कल हमने देखा कि तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मैनेजमेंट सफाई देता रहा, फिर भी शेयर करीब 10% टूट के बंद हुआ। हालांकि नुवामा की जो रिपोर्ट आई है पॉजिटिव आई है, बाई की रेटिंग आई है और लक्ष्य दिया है इन्होंने 3,867 रुपए का। देखते हैं कि बाजार का रिएक्शन आज का क्या होता है। लेकिन एक और शेयर के बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं, शेफलर इंडिया। ये बॉल बेरिंग वाली कंपनी है और कल भी हमने इसके नतीजों के बाद चर्चा की थी। कल शेयर ये चला भी और कंपनी का नुवामा का ये कहना है कि इनको इंडस्ट्रियल सेगमेंट से मजबूत ऑर्डर हैं। शेफलर लगता नहीं कि सिर्फ नतीजों के दम पर एक दिन चल के रुक जाएगा। आज फिर से हो सकता है कि तेजी अच्छी खासी देखेंगे और रिपोर्ट्स भी अब तो पॉजिटिव आ गई हैं। रची जी, आपका व्यू शेफलर को लेकर? सर देखिए, बहुत ही अच्छी कंपनी है और इसका एक आपको हेड्स अप ऐसे भी दे देता हूँ कि सिंस 1966 वी हैव बीन इन्वॉल्वड इन दिस बिजनेस। तो इनके जो फैग ब्रांड और वो सारे के सारे जो सीरीज के बेरिंग्स आते हैं, द क्वालिटी इज वेरी गुड एंड द इंडस्ट्रियल डिमांड इज क्वाइट डिसेंट। मतलब आप देख लीजिए कि इस लेवल पे ये पहुंच गई है ब्रांड की SKF इंडिया, जो कि एक टाइम पे बहुत प्रोमिनेंट ब्रांड थी, उसको बहुत अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं विद गुड क्वालिटी एंड रीजनेबल प्राइसिंग। मैं समझता हूँ डेफिनेटली इस रिपोर्ट के साथ कंफर्टेबली हम जा सकते हैं और हायर साइड मूवमेंट आपको जरूर देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से ये पोजीशनड है, आने वाले टाइम में आपको नंबर्स भी इंप्रूव होते हुए दिखेंगे और इस मूवमेंट में सबसे पहला लेवल ही जो मैं देख पा रहा हूँ वो 48.25 का है, जो इसने जुलाई 2024 पे रजिस्टर किया था और उसके ऊपर सस्टेन करने के बाद आपको हाई लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। एक बहुत ही उम्दा कंपनी है, जरूर आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। जरूर पोर्टफोलियो में होना चाहिए। शेफलर इंडिया को लेकर ये व्यू है रचित जी का। बॉल बेरिंग वाली कंपनी है ये और हमने हाल फिलहाल देखा है कि बॉल बेरिंग वाली जो भी कंपनीज है ना, ठीक ठाक अपमूव हमने पिछले महीने भर में देखा है। एक और शानदार कंपनी जो कहीं ना कहीं भारत की अर्बन या फिर रूरल दोनों की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ा हुआ स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। एस्पिरेशंस को भी रिफ्लेक्ट करता है ये M&M का स्टॉक और इस पर नुवामा की रिपोर्ट आई है, बाय की रेटिंग है और लक्ष्य है 4,400 रुपए का, जो कि मौजूदा भाव से 1,000 रुपए ऊपर के हैं। एक गिरावट तो हमने ऑलरेडी देखी है, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है M&M के शेयर में, लेकिन आकर्षक काफी है ये शेयर, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंशुल जी, आपका व्यू M&M को लेकर? सर अगर 3 से 5 दिन का ट्रेड लेना है तो 50 डे मूविंग एवरेज 35-65 तक की अपसाइड आपको आराम से मिल सकती है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लंबा चला है तो भी कंसोलिडेशन की केवल शुरुआत हुई है।
प्रोबेबली 3-4 महीने यहाँ पे कंसोलिडेशन रहेगी, जिसकी ब्रॉडर रेंज 33-44 नीचे में और अपर एंड में 37-27 ये रेंज रहेगी। ऑलमोस्ट रेंज के लोअर एंड पे हायर लो बना के चलने की कोशिश कर रहा है, तो 50 डे मूविंग एवरेज 35-65 ये रेंज आराम से टेस्ट होती हुई दिखेगी। बिल्कुल। तो ये राय एमएनएम के ऊपर आती हुई। चलिए अब एक और मेहमान हमारे साथ शामिल हो गए हैं शो में। मयूरेश जोशी जो है हमारे साथ शामिल हो गए। मयूरेश जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका आईटी नाउ स्वदेश पर। और मेरा पहला सवाल आपसे आईटी सेक्टर पर होगा। देखिए अब यूएस में जो है वो रिकवरी 2 दिन से देखने को मिल रही है ठीक ठाक। हमारे यहाँ रिकवरी जो है वो आ भी रही है तो टिक नहीं पा रही है। क्या कंसर्न्स ओवरऑल दिख रहे हैं और क्या लगता है आपको कब ये रिकवरी, कौन सा ट्रिगर ऐसा आएगा जब ये रिकवरी थोड़ी सॉलिड होती हुई दिखेगी? क्योंकि काफी गिर गए हैं, 52 वीक लो के आसपास कई बड़े शेयर, लार्ज कैप के शेयर आ चुके हैं आईटी के। मॉर्निंग विकास जी। नहीं, आई थिंक मल्टीपल कंसर्न्स या हेडविंड्स है, आप जैसे भी कहना चाहते हैं इसको। पहली चीज आई थिंक जो ये एआई एजेंटिक एजेंट्स और मॉडल्स डिसरप्ट कर सकते हैं ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज मॉडल्स को। क्या कोडर्स रिप्लेस होंगे, क्या ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल रिप्लेस हो सकता है विद अ लॉट ऑफ एनालिटिकल सबस्टैक टूल्स। आई थिंक मार्केट को ये बहुत बड़ी चिंता है, और जो एक्सेलरेटेड इन्वेस्टमेंट्स ग्लोबल जायंट्स कर रहे हैं, हाइपर स्केलर्स कर रहे हैं, वो मेटा हुआ, गूगल हुआ, अल्फाबेट हुआ, आई थिंक एक सिग्निफिकेंट स्केल अप देखने मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिकली टुवर्ड्स एआई। दूसरा, एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल में एआई का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत मिनिस्क्यूल है। ये इन्फोसिस का 6% है, टीसीएस का 5.5%, एचसीएल टेक का 5-5.5 के आसपास, कुछ आईटी कंपनीज का थोड़ा बेहतर है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द बैंक का। तो कहीं ना कहीं आई थिंक स्केल अप करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स लगेंगे, केपेक्स लगेगा, अपस्किलिंग ऑफ एम्प्लॉयज के लिए समय लगेगा, और इसलिए आई थिंक ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक किसी भी तरीके से आप देखें तो केपेक्स स्पेंड शायद बैलेंस शीट पे टोल दे सकता है। तीसरा, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 फैक्टर्स, जो तीसरा डर स्ट्रीट को है कि जो नए ऑर्डर्स आएंगे, क्या वो नए ऑर्डर्स वही मात्रा में आएंगे और वो मार्जिन्स के साथ आएंगे। अगर कम मार्जिन्स के साथ आते हैं तो जो फ्यूचर मॉडलिंग है फोरकास्ट की हुई एनालिस्ट ने अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन की, वो थोड़ी सर्कमस्पेक्ट हो जाती है, क्योंकि वहां पे थोड़ा दबाव आ सकता है इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड पी मल्टीपल्स क्या असाइन करें। फोर्थ, स्ट्रक्चरली फ्रॉम अ प्राइस पर्सपेक्टिव आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ द डैमेज इज डन, बट हम हमेशा देख रहे हैं कि जैसे भी कोई न्यूज आती है रिलेटेड टू एआई, तो हमारे स्टॉक्स बहुत जोरदार तरीके से अपने डाउन साइड प्रॉब्लम रिएक्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं आई थिंक ये सारे फैक्टर शायद इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इन माय ओपिनियन आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ द प्राइस डैमेज इज डन, बट क्या एक री रेटिंग सेक्टर में इमीडिएटली आ जाएगी? मुझे लगता है कि लंबा समय के लिए शायद ये सेक्टर एक कंसोलिडेशन फेज में निकल जाए, जब तक स्ट्रीट को थोड़ी क्लैरिटी ना आए कि जो ये एआई का एक फोर्स है अक्रॉस द ग्लोब, उसे थोड़ा समय लग सकता है, और ट्रेडिशनल मॉडल शायद सर्वाइव करे फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम। या नंबर्स में आई थिंक जो हम एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दबाव इमीडिएटली देखने मिले, वैसा कुछ देखने नहीं मिले, और क्लाइंट डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग ठीक ठाक रहती है, एटलीस्ट फॉर Q4 जो एक बहुत डिसाइडिंग क्वार्टर रहता है इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स। तो मुझे लगता है एटलीस्ट फॉर दिस क्वार्टर एक प्राइस डैमेज लार्जली आईटी सेक्टर के लिए हो चुका है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक ये सेक्टर एक कंसोलिडेशन फेज से बिल्कुल। सेक्टर अभी फिलहाल कंसोलिडेशन के जोन में चल रहा है। चलिए ये राय आईटी सेक्टर पर हो गई। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक से जब हम वापस लौटेंगे तो आपके लिए ले आएंगे कुछ हेडलाइंस, साथ मिलाएंगे प्री ओपन के मार्केट का पूरा एक्शन, और थोड़ी देर बाद मार्केट की ओपनिंग भी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है टेनोर स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मार्केट लाइव। कुछ और शेयरों पर जरा व्यू ले लेते हैं। और आज बाजार में क्या है कि रिकवरी की उम्मीद है, क्योंकि ग्लोबल संकेत अच्छे हैं। कल बाजार चढ़ा था, हालांकि ऊपरी स्तरों से अपने गेंस को गंवाया था, लेकिन आज कोशिश होगी बाजार में उसकी भरपाई करने की। कुछ तनाव है जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर। देखते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो आज बैठक होने वाली है जिनेवा में, उसका क्या आउटकम निकल के आता है। बट लार्जली आज जो क्यूज हैं वो अच्छे निकल के आ रहे हैं। कल जो शेयर पिटे हैं उनमें हमारे एक्सपर्ट्स को कहां पर कंफर्ट लग रहा है बाइंग करने के लिए, क्योंकि आज रिकवरी आएगी तो वो शेयर भी मूव ऊपर का देंगे। और कल हमने देखा कि रिलायंस गिरा, एसबीआई गिरा, इसके अलावा हमने देखा कि भारती एयरटेल, आईटीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सारे के सारे शेयर गिरते हुए दिखाई दिए थे। मयूरेश जी गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, कोई शेयर जो आपको लगता हो कि बाय ऑन डिप का बढ़िया मौका दे रहा है
कहां पर आपकी नजर है सर? मॉर्निंग अभिषेक जी। आई थिंक दो स्टॉक्स जो हमारे नजर या वॉच लिस्ट पे है। पहला है ऑटो एंसिलरी स्पेस से प्रिकॉल लिमिटेड। हमें लगता है आई थिंक ऑटोज आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। कल वाहन का जो डेटा आया था वहां पे आई थिंक जो नंबर्स आए हैं ये थियरी को प्रूव कर रहे हैं कि जो पोस्ट जीएसटी कट से और जो डिमांड है वो अभी भी बरकरार है और शायद स्ट्रक्चरल ग्रोथ पूरे सेक्टर के लिए करा रहे हैं। तो इसलिए आई थिंक ऑटो एंसिलरीज जो ये सारे प्लेयर्स को ना सिर्फ एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल यानी आइस मॉडल्स में प्रोवाइड कर रही है, इंटरनल कंबशन इंजन जो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां हैं, वो टू व्हीलर्स हुई या फोर व्हीलर्स या कमर्शियल, बट इंजन यानी इलेक्ट्रिक इंजन या मोबिलिटी के प्लेटफॉर्म्स के लिए भी। तो ये जो एग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं ईवी पावर ट्रेन्स हुए और अदरवाइज, आई थिंक एक बहुत रोबस्ट बिजनेस मॉडल है गोइंग फॉरवर्ड। और रिप्लेसमेंट मार्केट भी जहाँ मार्जिन बेहतर रहते हैं वहाँ हो सकता है। तो प्रिकॉल एक स्टॉक का जरूर हमारे वॉच लिस्ट पे है। दूसरा हमें लगता है आई थिंक टीडी पावर सिस्टम्स, ये स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट पे है और शायद हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज का हिस्सा भी। कहीं ना कहीं आई थिंक हमें जो लगता है आई थिंक जो ये पूरा खेमा है डेटा सेंटर्स पावर इक्विपमेंट टीडी पावर सिस्टम्स, आई थिंक ये दोनों खेमों में बहुत अप्रोप्रिएटली बैठता है। एक्सपोर्ट्स इज अ बिग मार्केट ड्राइवर इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल वॉल्यूम्स, रियलाइजेशंस ऑफ रेवेन्यू और बॉटम लाइन ग्रोथ। मार्जिन्स में एक अच्छा खासा रिकवरी हमने देखा है टीडी पावर के P&L में। और जो उन्होंने फोरकास्ट किया है आज 9 मंथ्स में इनका लगभग 1250 करोड़ का टॉप लाइन हुआ है। दे आर एक्सपेक्टिंग 1800 करोड़ टू एंड द ईयर, यानी चौथे क्वार्टर में लगभग 500 या 550 करोड़ की टॉप लाइन आ सकती है। और अगले वर्ष के लिए यानी इन्होंने फोरकास्ट 2200 करोड़ का किया है। तो मुझे लगता है आई थिंक इफ यू मेंटेन द सेम मार्जिन एट 19%, they might end this year at around 340 crores EBITDA और अगला वर्ष शायद 400 करोड़ के ऊपर निकल जाए। सो अगर ये कंसिस्टेंट ग्रोथ तो ये कंपनी डिलीवर कर पाती है और जो एनेबलर्स हैं डेटा सेंटर्स पावर इक्विपमेंट सिस्टम ना जस्ट डोमेस्टिक सिनेरियो में बट ग्लोबल सिनेरियो में भी, तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक बिजनेस मॉडल भी बहुत स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट लग रहा है। तो वैल्यूएशन थोड़े महंगे हो सकते हैं बट मुझे लगता है आई थिंक अगर अर्निंग्स ये बेस पे ग्रो हो रही है तो शायद वैल्यूएशन थोड़े जस्टिफाइबल प्राइस। बिल्कुल, वैल्यूएशन थोड़े महंगे इसलिए भी लगेंगे क्योंकि अगर पिछले साल भर में चाल देखेंगे टीडी पावर का, तो टीडी पावर का शेयर 300 रुपए का था, अब वो बढ़ते बढ़ते 900 रुपए के आसपास का हो गया है। तो वैल्यूएशन थोड़े प्राइसी होंगे लेकिन बिजनेस अच्छा है, छोटी कंपनी, यहाँ से भी ग्रोथ की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है। तो टीडी पावर पर आप नज़र रखिए चलिए। तो ये दो शेयर हैं जो आपको मयूरेश जी ने सुझाए हैं, प्रिकॉल ऑटो एंसिलरी स्पेस से और टीडी पावर जो आगे जो नई थीम्स हैं ग्रोथ की उसको अगर आप फोकस में रख के चलते हैं तो ये स्टॉक आपको पैसे कमाने का मौका देगा आगे चल के। लेकिन चलिए प्री ओपन की शुरुआत हो गई है और प्री ओपन से कोई लेवल ऐसे मतलब शुरुआत में तो उस लेवल कोई मतलब होता नहीं है। निफ्टी करीब आपको 125 अंकों ऊपर दिखाई देगा, निफ्टी बैंक सपाट आपको नजर आएगा, सेंसेक्स में गिरावट 450 अंकों की। इसको सेटल हो जाने देते हैं, 6-7-8 मिनट बाद ये सेटल हो जाएंगे। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं मार्केट्स लाइव में। हेडलाइन एक बार रिपीट कर देते हैं, बताते हैं कि बाजार में आज एक्शन कहां पर होने वाला है और क्या है प्रमुख हाइलाइट्स। बाजार के लिए आज संकेत अच्छे हैं और खबरें भी अच्छी हैं, डिस्टर्बिंग न्यूज कम है। प्री ओपन से संकेत बढ़िया निकल के आ गए हैं। निफ्टी करीब 50 अंक ऊपर आपको नजर आएगा प्री ओपन में, जिस तरह की गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा था। लेवल सेटल हो जाएंगे तो एक बार फिर से हम व्यू जरूर लेंगे बाजार को लेकर। और आज आपकी मदद कर रहे हैं, हमारे साथ हैं अंशुल जैन हैं, लक्ष्मी सी इन्वेस्टमेंट से रचित खंडेलवाल हैं और इसके अलावा मयूरेश जोशी हैं जो फंडामेंटली कंपनीज को ट्रैक कर रहे हैं और आपको व्यू दे रहे हैं। कुछ और स्टॉक के बारे में व्यू लेते हैं। कल हमने देखा था कि मेटल कंपनीज का मूड बहुत अच्छा था और मेटल में हमने देखा कि नैल्को और वेदांता में बढ़िया मूव थे। रचित जी, आज कहां पर आप ट्रेंड का कंटिन्यूएशन देख रहे हैं और नया सौदा मेटल में क्या लेना है? देखिए सर, क्लियर केस अच्छा ट्रेंड था और वेदांता को अगर हम देखें एक अच्छा अपमूव वापस से इन्होंने अपना स्टार्ट कर दिया है। करंट लेवल्स पे भी वेदांता में अभी और थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिख रहा है और मैं समझता हूं अगर आपके पास इसकी पोजीशन है इसको आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। वेदांता अभी और अपमूव आपको कंटिन्यू करता हुआ दिखाएगा। हो सकता है आपको आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में ही ये 764 लेवल्स तक भी चला जाए क्योंकि इसके लिए कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोरीज है, मेटल भी है, क्रूड भी है।
तो और क्रूड में एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज शाम को अगर कुछ ऐसा होता है कि एक पेंट अप मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। वेदांता में अप मूव जरूर देखने को मिल रहा है। मेटल एज अ स्पेस बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं दे पा रहा है हायर लेवल्स पे, बट दो स्टॉक्स हैं जिन पे जरूर हमारा फोकस कंटिन्यूसली बने रहना चाहिए, बिकॉज जो गवर्नमेंट का भी प्लान है 2030 तक 300 मेट्रिक टन प्रोडक्शन का, तो मैं समझता हूँ सेल और टाटा स्टील हर मेटल के करेक्शन में इन दोनों स्टॉक्स में जरूर पोजीशन बनानी चाहिए। लॉन्ग टर्म अगर आप होराइजन के साथ चल रहे हैं तो ये दोनों स्टॉक्स आपको अच्छा रिटर्न देने का अभी भी दमखम रखते हैं। बिल्कुल, तो मेटल स्टॉक्स पर ये राय आपको मिल गई। चलिए मयूरेश जी से जरा एक राय लेते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL के ऊपर। अब देखिए कल भी एक कंपनी को लेकर खबर आई थी कि 270 करोड़ का ऑर्डर उनको सेंट्रल रेलवे से मिला, और आज जो खबर आई है वो ये आई है कि NMDC से, यानी जो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उससे इनको टाउनशिप डेवलपमेंट करने का ऑर्डर मिला है, और वो 371 करोड़ का ऑर्डर है। हालांकि शेयर जो है वो पिछले कई दिनों से काफ़ी नेगेटिव ट्रेंड में ही चल रहा है, गिरावट दिखा रहा है, नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, लेकिन क्या व्यू बनता है फंडामेंटली? मयूरेश जी जरा एक बार बताइए RVNL पर क्या राय है आपकी? नहीं, आई थिंक नए ऑर्डर्स काफी एनकरेजिंग हैं और काफी नए नए एरियाज में ये वेंचर भी कर रहे हैं। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, टेक्नो इलेक्ट्रिक के साथ 100 डेटा सेंटर्स भी डेवलप करने का इन्होंने एक ऑर्डर उठाया है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक मल्टीपल एरियाज, मल्टीपल स्पीयर्स में ये प्रॉब्ली पूरे कर रहे हैं, बट पिछले कई तिमाही आई थिंक थोड़े डिसअपॉइंटिंग रहे इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस, और इसलिए स्टॉक की अगर आप प्राइस के हिसाब से देखें तो अच्छी खासी पिटाई हो चुकी है। बट इवन एट दीज लेवल्स आई थिंक स्टॉक भी सस्ता नहीं है। इवन आफ्टर सच अ बिग करेक्शन आई थिंक ऑन अ प्राइस टू बुक इट इज स्टिल अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव और ऑन द हायर साइड, और इसलिए नंबर्स आना बहुत लाजमी है। सेंटिमेंटल रिएक्शन स्टॉक में बिल्कुल आ सकते हैं, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, बट जब तक नंबर्स में एक ट्रैक्शन या एक स्टार्ट या इग्निशन नहीं दिखे तब तक पूरी तरह से स्टॉक को रीरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मार्केट्स के हिसाब से। बिल्कुल, तो ये राय RVNL के ऊपर हो गई। अच्छा चलिए एक नतीजों पर ज़रा फोकस करते हैं। सनोफी इंडिया के नतीजे आए थे, और नतीजे आप देखिए हर फ्रंट पर लगभग कमज़ोर दिख रहे हैं आपको। आप प्रॉफिट देखेंगे तो 32% डाउन है, रेवेन्यू देखेंगे तो 18% डाउन है, मार्जिन भी देखेंगे तो 147 बेसिस पॉइंट डाउन है। तो आप देखिए हर फ्रंट पे कमज़ोर नतीजे आए हैं सनोफी इंडिया के। एक राय इसके ऊपर लेते हैं अंशुल जी से। अंशुल जी, सनोफी इंडिया बताइए ज़रा, क्या करें अगर किसी के पास पोर्टफोलियो में हो तो? ना सिर्फ नतीजे, चार्ट भी एक्सट्रीमली वीक है। 16 महीने में 45.88% करेक्ट हो चुका है। हालांकि फोर्थ डाउन मंथ है तो इसकी वजह से एक बाउंस बैक जरूर बन सकता है। समवेयर अराउंड 4500 तक का एक बाउंस बैक आपको देखने के लिए मिल सकता है, बट इसमें लॉन्ग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कोई भी रैली 4300 से 4500 के बीच में मिलती है तो स्टॉक में एग्जिट ही प्लान करना चाहिए। अभी डाउन साइड काफी बचा हुआ है, प्रोबेबली 3500 ये जोन तक नीचे आते हुए दिखेगा पोस्ट बाउंस। नॉन स्टॉप गिरा है, वीकली चार्ट पे भी 8-10 हफ्ते नॉन स्टॉप गिरा है। एक बाउंस बैक बनेगी, उसके बाद 3400 से 3500 तक की डाउन साइड खुलेगी। बिल्कुल, 3400 से 3500 की डाउन साइड भी खुल सकती है। चार्ट्स काफ़ी कमज़ोर दिख रहे हैं अंशुल जी को, नतीजे तो कमज़ोर आए ही हैं। चलिए एक और स्टॉक अंशुल जी से ही पूछेंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेक्टर पे, इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे इनका फोकस काफ़ी रहा है। E2E नेटवर्क्स रिकमेंड भी किया था शायद आपने। इन्होंने QIP लॉन्च की है, और QIP जो लॉन्च किया है उसका फ्लोर प्राइस इन्होंने 2630 का रखा है, यानी जो करंट मार्केट प्राइस है उससे करीब करीब 2.5% का। कल की क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो आज तो अभी थोड़ा बहुत ऊपर दिखा रहा है शेयर, लेकिन कल की क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो वहां से 2-2.5% के ऊपर का QIP का फ्लोर प्राइस तय किया है। क्या राय बनती है अंशुल जी E2E नेटवर्क्स के ऊपर आपकी? सर E2E नेटवर्क रेगुलर हम डिस्कस कर रहे हैं। 27 दिन में 71% का मूव आया है, उसके बाद से करेक्शन में 50 डे मूविंग एवरेज आना था, जो परसों और कल दोनों लेवल टेस्ट हुए, दोनों दिन टेस्ट हुआ है 2400 के आसपास। अब यहाँ से एक छोटा सा बेस बनना चाहिए 3 से 4 हफ्ते का, और उसके बाद ये ट्रेंड रिज्यूम होगा तो 3400 रुपए तक की अपसाइड जाएगी। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में जरूर होगा। हमने लंबे समय से इसको रिकमेंड किया है। नीचे जब बेस बना रहा था 2230 के आसपास, तब भी हमने काफी रिकमेंड किया था। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में स्टॉक लॉन्ग हो सकता है। ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में लॉन्ग है E2E नेटवर्क। और देखिए कंपनी थोड़ी छोटी ज़रूर है, लेकिन एस्पिरेशंस काफ़ी बड़े हैं, और इनके पास बड़े बड़े पार्टनर्स भी हैं। अभी कुछ दिनों पहले एनवीडिया के साथ इन्होंने करार किया था। E2E नेटवर्क की बात करें तो L&T का बड़ा निवेश है, लगभग आई थिंक 20% स्टेक होल्ड करते हैं L&T इसमें, E2E नेटवर्क में।
देखते हैं कि इसमें आगे क्या ट्रेंड बनता है। हमारे एक्सपर्ट्स ने जो भी सलाह दी है इस पर, आपके पैसे अच्छे खासे बन गए हैं टीवी नेटवर्क में। लेकिन आज वो कौन से 9 शेयर हैं जिन पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए, जरा वो जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रविंदर जुड़ गए हैं 9 के नवरत्न की पूरी लिस्ट लेकर। रविंदर, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग अभिषेक। तो यहाँ पे आज के नवरत्न में हम सबसे पहले फार्मा स्टॉक से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आज जाइडस लाइफ साइंस फोकस में रह सकता है, जहाँ पर कंपनी ने हाई ग्रोथ GLP-1 थेरेपी मार्केट में स्ट्रेटेजिक एंट्री अनाउंस की है और कंपनी मार्च 2026 में पेटेंट एक्सपायरी होते ही सेमाग्लुटाइड इंजेक्शन के लिए जो है कंपनी इसके लिए जो है अप्लाई करेगी, जिसके लॉन्च करेगी। और टारगेट है कि टाइप 2 डायबिटीज़ और ओबेसिटी दोनों सेगमेंट में कंपनी लॉन्च करेगी, जिसके चलते जाइडस लाइफ साइंस जो आज फोकस में रह सकता है। सनोफी इंडिया की बात करते हैं, यहाँ पर सनोफी इंडिया ने कल अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए थे, जो काफ़ी वीक नंबर है कंपनी के आए इस क्वार्टर में। यहाँ पर रेवेन्यू में जो है 18.5% की यहाँ पे डी ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। अगर आप बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट जो है 91 करोड़ से घटकर जो है करीब 62 करोड़ पर देखने को मिला है। सो वीक सेट ऑफ नंबर के चलते ये भी फोकस में रह सकता है। तीसरे स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर शैले इंजीनियरिंग प्लास्टिक भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर कंपनी को एक लार्ज डोमेस्टिक फार्मा कंपनी से जो है 432 करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियल सप्लाई एग्रीमेंट मिला है पेन इंजेक्टर के लिए, जिसके चलते ये स्टॉक भी फोकस में रह सकता है। RVNL की बात करें तो RVNL भी आज यहाँ पे काफ़ी फोकस में रह सकता है, यहाँ पर ऑर्डर विन के चलते, जहाँ पर कंपनी को जो है NMDC से छत्तीसगढ़ में टाउनशिप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जो है लेटर ऑफ अवार्ड मिला है और इस प्रोजेक्ट का जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 372 करोड़ की, जिसके चलते RVNL भी फोकस में रह सकता है। IRFC की बात करें तो यहाँ पर IRFC आज फिर से यहाँ पर अंडर प्रेशर रह सकता है। यहाँ पर कल स्टॉक्स में जो है इंट्राडे बेसिस पर 4.5% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी। यहाँ पर गवर्नमेंट ने पहले कहा था कि गवर्नमेंट जो है 4% का इक्विटी डाइल्यूट करने वाली, जिसमें 2% का बेस होगा और 2% का यहाँ पे ग्रीन शू ऑप्शन होगा। और यहाँ पर कल जो OFS जो है सब्सक्रिप्शन के लिए कल जो ओपन हुआ था नॉन रिटेलर्स के लिए, उसकी जो डिमांड है वीक रही, जिसके चलते अब गवर्नमेंट जो है सिर्फ 2% का यहाँ पे इक्विटी डाइल्यूट करेगी और जो 2% का एडिशनल ग्रीन शू ऑप्शन था उसको गवर्नमेंट जो एक्सेस नहीं करेगी, जिसके चलते IRFC आज फिर से फोकस में रह सकता है। स्पाइसजेट की बात करें तो यहाँ पर ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने जो है 9.72 करोड़ के शेयर सोल्ड किए, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 6.36 की जो है टोटल इक्विटी, जिसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। ल्यूपिन की बात करें तो ल्यूपिन भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर महाराष्ट्र GST डिपार्टमेंट ने कंपनी के ऑफिसेस पर इंस्पेक्शन और सर्च ऑपरेशन इनिशिएट किया, जिसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। 8वें स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर यूनाइटेड स्पिरिट आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है Diageo ने जो है फिस्कल 26 का गाइडेंस कट किया है। यहाँ पर अब पेरेंट कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि जो ऑर्गेनिक नेट सेल्स है वो 2 से 3% यहाँ पे डिक्लाइन हो सकती है, मेनली US मार्केट में वीकनेस के चलते, जिसके चलते यूनाइटेड स्पिरिट भी आज फोकस में रह सकता है। आखिर में बात करेंगे यहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक आज फोकस में रह सकता है नेगेटिव ब्रोकरेज के चलते, जहाँ पर बोफा ने जो है स्टॉक को डाउनग्रेड किया है न्यूट्रल पर, जो उनका पहला रेटिंग था बाय, और टारगेट प्राइस जो है 95 से घटाकर जो है 75 का रखा है, जिसके चलते IDFC फर्स्ट बैंक भी आज फोकस में रह सकता है। ठीक है रविंदर, बहुत शुक्रिया ये सारे के सारे अपडेट बताने के लिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स आज दबाव में दिखेगा। पेरेंट फर्म Diageo के शेयर में कल हमने देखा कि 15% का क्रैश आया और बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें डेवलप होती दिखाई दे रही हैं कि दुनिया भर में जो लिकर का जो कंजम्पशन है वो थोड़ा कम हो रहा है और जो नई जनरेशन है इस मामले में बेहतर निश्चित तौर पर है कि लिकर को तरजीह नहीं दे रही है और इसके चलते Diageo को आगे का जो फोरकास्ट है जो उसको घटाना पड़ा है और आज हम हो सकता है कि USL पर थोड़ा सा उसका हल्का सा रब ऑफ इम्पैक्ट आता हुआ देखें। लेकिन चलिए एक और शेयर पर व्यू ले लेते हैं, अच्छा उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा एक शेयर ना अगर आपको शुरुआत में अगर 90% टूटता हुआ दिखाई दे ना तो आप चौंकिएगा नहीं। उस शेयर का नाम है एंजल वन। कॉर्पोरेट एक्शन हो रहा है, स्टॉक स्प्लिट जो इन्होंने अनाउंस किया था 1:10 का आज से प्रभावी हो जाएगा। आज उसके रिकॉर्ड डेट है तो आपको ना 90% वो नीचे दिखाई देगा, लेकिन दरअसल वो 10 शेयरों में बढ़ जाएगा। इसके चलते आपको ऐसा नजर आएगा, इसको लेकर आपको घबराना नहीं है। ओपनिंग की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा एक काम कीजिए अंशुल जी, फटाफट कोई कैपिटल मार्केट थीम का कोई शेयर है जो आपके रडार पर है जहां पर आप ट्रेड लेना की सलाह देंगे? सर देखिए केवल SMC ग्लोबल है जहां पे थोड़ी सी स्ट्रेंथ है। 82 वीक्स का कपनल पैटर्न बना था, ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन में है। तो ये अगर 79, 80 इस जोन को निकालता है तो फिर 83 तक की अपसाइड मिलेगी, बट 79, 80 से 80 ये रेजिस्टेंस जोन है, ये निकलना जरूरी है लॉन्ग ट्रेड लेने के लिए। ठीक है अंशु जी का ये व्यू हो गया। चलिए ओपनिंग की तरफ बढ़ेंगे और जो प्री ओपन के जो लेवल जो
सेटल हुए हैं वो निश्चित तौर पर गिफ्ट निफ्टी के मुकाबले बेहतरी के संकेत दे रहे हैं। 70-75 अंक ऊपर निफ्टी सेटल हुआ है। निफ्टी बैंक की बात करें तो वो भी 0.25% के ऊपर है। पॉइंट के लिहाज से देखेंगे तो 150 के ऊपर निफ्टी बैंक खुलने जा रहा है 61,200 के आसपास। और इसी लेवल की बात अंशु जी भी करते रहे 61,200 से 300 वाली, अब उसके आसपास ही खोल रहा है। एक बार फिर से व्यू ले लेंगे ओपनिंग के बाद कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। लेकिन आज फिर से हम देख रहे हैं कि इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, टीसीएस जैसे जो आईटी शेयर हैं ये बाजार को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे, क्योंकि अमेरिका में एआई लेड जो डिस्ट्रप्शन था उस पर फिलहाल के लिए एक पॉज के संकेत मिलते हुए कल के सत्र में दिखाई दिए और तमाम आईटी शेयर चले हैं इंक्लूडिंग एनवीडिया। और आज आप देखेंगे कि मजबूत शुरुआत की उम्मीद भारतीय बाजार में होने की है। निफ्टी खुला है करीब 50 अंकों पर। निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर शुरुआत हुई है लगभग 100 अंक ऊपर। और आज की भी तेजी में कल भी हमने यही पिक्चर देखी थी कि बाजार ने जो स्ट्रॉन्ग जो मूव दिया था वो आईटी शेयरों के चलते दिया था। आज की भी स्थिति वही है। एक लाइन से टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो ये लगभग 1.25% से लेकर 2% के गेंस दिखा रहे हैं। आयशर में तेजी 1% की है। इसके अलावा एचसीएल टेक, टीसीएस के शेयर भी आपको ऊपर नजर आएंगे। तो निफ्टी के 10 जो चढ़ने वाले शेयर हैं शुरुआत में, उनमें आपको 5 आईटी वाले शेयर नजर आएंगे। कल जो बड़े शेयर कुछ गिरावट के शिकार हो रहे थे, आप देखेंगे कि वहां पर भी स्ट्रेंथ लौट के आ रही है। एचडीएफसी बैंक का शेयर करीब 0.5% ऊपर आपको नजर आएगा। हालांकि भाव 910 रुपए के आसपास की है। रिलायंस कल 2% टूटा था, लेकिन जितना टूटा उतने रिकवरी आई नहीं। अभी भी 1400 रुपए के आसपास के भाव हैं। मामूली तेजी पर शेयर ने शुरुआत की है, तो ये बाजार के लिए चिंता का सबब हो सकता है। इटर्नल में आज फिर से हम नई गिरावट देख रहे हैं और शेयर लगभग 1% नीचे गिर के अब ये 250 रुपए के भी नीचे आपको इटर्नल गिरता हुआ दिखाई देगा। 249 रुपए का भाव आपकी स्क्रीन पर। क्या इटर्नल में लोअर लेवल से बाइंग आएगी? इसके बारे में आगे मेरे जी से हम जरूर सवाल पूछेंगे कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। कुछ और बड़े स्टॉक जहां पर बाइंग हो रही है, श्रीराम फाइनेंस, इसके अलावा ट्रेंट, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको स्ट्रेंथ थोड़ी दिखाई देगी। वायदा की बात करें तो आज फिर से आप देखेंगे कि केईआई इंडस्ट्रीज में कल हमने लॉन्ग पोजीशन बनते हुए देखी थी, शेयर अच्छे से चला था और आज फिर से हम देख रहे हैं कि शेयर में थोड़ी तेजी शुरुआत में आपको बनती हुई नजर आएगी। इसके अलावा मिड कैप आईटी में केपीआईटी हो गया, कोफोर्ज हो गया, परसिस्टेंट हो गया, ओरेकल फाइनेंशियल, ये कुछ स्टॉक्स हैं, टाटा एलेक्सी, ये आपको ऊपर नजर आएंगे। तो जो शुरुआत की तेजी है ना, उसमें चिंता की बात यही है कि ये सिर्फ आईटी के बल पर है और आईटी की जो नींव है उतनी मजबूत नहीं है कि बाजार को ये टिका के रख सके ऊपर। तो कुछ और लीडर्स को सामने आना होगा, बाजार का सपोर्ट करना होगा। फिलहाल हम बैंकिंग में माहौल थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि लैक लश्टर है, क्योंकि आईसीसी बैंक, एक्सिस बैंक ये सपाट कारोबार करते नजर आ रहे हैं। कंजम्पशन में भी आप देखेंगे कि नेस्ले हो गया, एचयूएल हो गया, इनफैक्ट बजाज फाइनेंस को भी आप कंजम्पशन से ही जोड़ लीजिए, एशियन पेंट्स हो गया, ये तमाम शेयर आपको गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि ब्रॉडर मार्केट की आज अगर आप पिक्चर देखेंगे तो बेहतर नजर आएगी। 600 शेयर नीचे, 1000 शेयर ज्यादा, यानी कि 1600 शेयर हम देखते हैं कि बढ़त के साथ एनएसई पर आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। बंधन बैंक में लगातार तेजी हो रही है। बंधन बैंक का शेयर लगभग 7 महीने की ऊंचाई पर ये कारोबार कर रहा है। आज भी हम देख रहे हैं कि 2% के आसपास के गेंस बंधन बैंक के शेयर में आपको दिखाई देंगे, तो इस पर नजर रखिए। बंधन बैंक को लेकर हम सवाल भी पूछेंगे कि बंधन बैंक में स्टडी आज की क्या होनी चाहिए। लेकिन कुछ जो बड़े मूवर्स हैं बाजार के, एक बार उन पर नजर डाल लेते हैं। आप देखेंगे कि केएसबी पंप, ये पंप रिलेटेड शेयर, टंकियों वाले, पाइप वाले, ये जो क्या ना कि मानसून गर्मी रिलेटेड ये शेयर होते हैं, उसके बाद मानसून के भी प्ले होते हैं, उनमें आपको धीरे धीरे करके ना सिलेक्टिव बाइंग होती हुई नजर आएगी। लेकिन शेफलर पर नजर डालिए। शेफलर को लेकर नुवामा की रिपोर्ट अच्छी आई थी, अच्छे दमदार नंबर के बाद, और आज फिर से शेयर ये 3% ऊपर। शेफलर को चलना ही था, अच्छी तेजी इसमें आ रही है। महाराष्ट्र सीमलेस में 3% के आसपास की तेजी है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि बिरला सॉफ्ट करीब 2% ऊपर है। आईएक्स काफी ज्यादा पिटाई का शिकार हुआ था, लोअर लेवल से थोड़ी स्ट्रेंथ आ रही है। आईएक्स का शेयर करीब 130 रुपए के आसपास आपको नजर आएगा। तो आईटी रिलेटेड तेजी आपको ज्यादा नजर आएगी। एंजल वन को देखिए, घबराना नहीं है। एंजल वन का शेयर आज 1.5% ऊपर है। ये स्टॉक स्प्लिट हो गया है, एक शेयर 10 शेयरों में ये बंट गया है। एक बार जरा इंडेक्स की पिक्चर देख लेते हैं कि वहां से क्या संकेत निकल के आ रहे हैं, कहां से दबाव है, कहां से सपोर्ट है। तो क्लियरली निफ्टी आईटी कल 1.5% चढ़ा, आज फिर से 1.5% के आसपास की तेजी निफ्टी आईटी में है। तो जो बिकवाली आई थी परसों के सत्र में, 2 दिन में उसकी आधी भरपाई तो निफ्टी आईटी ने कर ली है। इसके अलावा सरकारी बैंकों से सपोर्ट आज के सत्र में आपको नजर आएगा। ऑटो शेयर कल भी चले थे, आज हम देखते हैं कि थोड़ी सिलेक्टिव बाइंग यहां पर होती हुई आपको नजर आएगी। एनर्जी वगैरह वाले शेयरों में अच्छी तेजी है, लेकिन जहां पर प्रेशर है आप देखेंगे कि कंजम्पशन, प्राइवेट बैंक, रियल एस्टेट ये थोड़ी सुस्ती दिखा रहे हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में भी आज थोड़ा सा माहौल आपको नकारात्मक ही नजर आएगा। तो कुल मिलाजुला के डिसेंट स्टार्ट है,
बहुत अच्छी नहीं है, इससे बेहतर होने की उम्मीद है। शायद यहाँ से तेजी आपको नजर बाजार में और दिन के सत्र में आए। लेकिन इस बीच देखिए इटर्नल को लेकर एक खबर आ रही है कि 1% इक्विटी का सौदा हुआ है। अब बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनको इस पर मौका दिखाई देगा इटर्नल के शेयर में। हालांकि एफआईज का भरोसा हमने देखा कि लगातार कम हुआ है। पिछले 7 तिमाहियों से एफआईज ने लगातार अपनी स्टेक इटर्नल में ट्रिम की है, लेकिन बाजार खुलते ही 1% इक्विटी का ये सौदे की खबर आई है और जो 2 शेयर गिर के 248 रुपए के आसपास चला गया था, 252 रुपए के भाव आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। तो एक काम करते हैं, इस पर व्यू लेते हैं, उसके बाद हम ओपनिंग ट्रेड जानेंगे। पहले मयूरेश जी एक व्यू आप इटर्नल पर दे दीजिए। क्या इटर्नल अब खरीदना चाहिए यहां से? बहुत बड़ी नहीं तो क्या यहां से 20% के रिटर्न मिल सकते हैं इटर्नल में? हाई रिस्क रिवॉर्ड ट्रेडर्स को या इन्वेस्टर्स को बिल्कुल मिल सकते हैं अभिषेक जी, बट आई थिंक द ओवरऑल गेम हियर इज नाउ नॉट अबाउट वॉल्यूम्स तो ठीक ठाक रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि इन्होंने अच्छा खासा एक डार्क स्टोर्स में एक्सपेंशन और एक्सेलरेशन किया है। और ऑब्वियसली आई थिंक जैसे एक्सपेंशन चल रही है और जैसे ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो फूड डिलीवरी हो या क्विक कॉमर्स के हो, आई थिंक वो बरकरार रहेंगे। The only issue on the market's mind is EBITDA margins और profitable growth amidst competition, क्योंकि competition काफी इंटेंस होती जा रही है, ना सिर्फ लिस्टेड प्लेयर्स के साथ। वो जो हम 2 बड़े दिग्गज सुन रहे हैं जो पायलट्स रन कर रहे हैं, Amazon और रिलायंस रिटेल, अगर एक मैसिव स्केल में आते हैं इनटू द मार्केट, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है प्राइसिंग को लेके एंड डायनेमिक्स रिलेटेड टू बॉटम लाइन ग्रोथ, दोनों फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स ऑपरेशंस पे ये देखना लाजमी होगा। इसलिए आई थिंक वॉल्यूम्स पे कोई चिंता नहीं है। प्राइस रियलाइजेशंस में इन्होंने थोड़े हाइक्स भी लिए हैं सिलेक्टिवली, ये सारी चीजें कंटिन्यू रहेगी, बट प्रॉफिट पाथ टू प्रॉफिटेबल ग्रोथ और कंसिस्टेंट ग्रोथ कैसा रहेगा, ये स्टेट मानना चाहेगा। तो आई थिंक हाई रिस्क रिवॉर्ड ट्रेडर्स के लिए मैं बिल्कुल आपकी मान मानता हूँ। आई थिंक एक बिल्कुल अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बट कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए मुझे लगता है अभी भी समय। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स शायद इसको थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ट्रेडर्स की बात करें, क्योंकि हमने देखा था कि 303 रुपए से एक तरह से लगातार ये गिर रहा था शेयर और लगभग 50 रुपए गिरावट इसमें आ गई थी। आज स्टेबिलिटी के संकेत हैं। शुरुआत में आप देखिए कैसे पाला बदला इस ब्लॉक डील के बाद। जो टॉप लूजर था ये शेयर, अब ये टॉप गेनर की लिस्ट में फिलहाल आपको शामिल दिखाई देगा। लेकिन चलिए अब चलेंगे अपने एक्सपर्ट्स के पास और उनसे जानेंगे उनके ओपनिंग ट्रेड्स। तो अपनी ट्रेड की शुरुआत कर लेते हैं और शुरुआत अंशुल जी आप कर लीजिए। बताइए कहां पर आपकी नजर गई है, क्या सौदा लेना है अभी? सर पहले 3 अपडेट रहेंगे। बैंक निफ्टी जैसा हम कल बीटीएसपी दे गए थे, टारगेट अचीव हो गया है, 61,200 का बुक करना चाहिए। सेंट्रल बैंक ओपनिंग ट्रेड 40 रुपए 85 पैसा 50 पैसा मिल रहा है, बुक करना चाहिए। कल शैफ्टर इंडिया पे बात हुई थी 4268 पे 4399 हो गया है, यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब जब कैपिटल खाली हो गया है तो एक बड़ा ब्रेकआउट आया है अगेन रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले सेक्टर में, बैंकिंग में। जम्मू एंड कश्मीर बैंक 82 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है। 2 दिन इंस्टीट्यूशन कैंडल रही है, अच्छे वॉल्यूम्स रहे हैं। परसों के सेशन में 1040% वॉल्यूम राइज था, ब्रेकआउट बना है। 115.50 पे इसको बाई करना चाहिए। 111 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 124 रुपए का टारगेट रहेगा। ये टारगेट अचीव होने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है, बट इसको एज ए स्विंग ट्रेड लेना चाहिए। 2 से 3 दिन के लिए 124 का टारगेट रहेगा। बिल्कुल, तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जेएनके बैंक, इसके ऊपर ये ट्रेड है। आपको 115 के आसपास ये शेयर जो है वो अभी चल रहा है। 111 का लगाइए स्टॉप लॉस, 124 का आपको रखना है टारगेट। ये ध्यान रखिए लेवल्स और उसके बाद अपना ट्रेड लीजिए। चलिए रचित जी के पास चलते हैं। रचित जी, मार्केट ओपन होते ही कहाँ ट्रेड आइडेंटिफाई किया आपने? बहुत डिफिकल्ट सवाल बन गया है मेरे लिए आज। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है मार्केट को देख के, बट हाँ, कार ट्रेड टेक इस पे जरूर नजर हम रख सकते हैं। जिस तरीके से इसने मूवमेंट अभी अपना चालू किया है, एक मूवमेंट आपको अब देखने को मिल सकता है। पूरा ऑटो सेक्टर, ऑटो एंसिलरी और ये न्यू एज बिजनेस रिलेटेड टू ऑटो अच्छा लग रहा है इन लेवल्स पे। यहाँ पे एक बार पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस होगा एग्जैक्ट 1800 का और टारगेट होगा सबसे पहला 1898 और फिर 1924। इन 2 टारगेट्स के लिए एक वीक लॉन्ग पोजीशन इस पे एक बार जनरेट की जा सकती है। बिल्कुल, तो 1 हफ्ते के हिसाब से आपको ये ट्रेड लेनी है।
कार ट्रेड टेक के ऊपर, और आपको टारगेट जो दिया जा रहा है वो 1898 का, 1924 का दूसरा टारगेट है, और स्टॉप लॉस आपको रखना है 1800 पर। स्टॉप लॉस और टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर लिख कर आ गए हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। चलिए, अब एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हें भी शो में शामिल करते हैं और स्वागत करते हैं गौरव शर्मा जी का ग्लोब कैपिटल से। गौरव जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। और सबसे पहले शुरुआत आपके ट्रेड्स के साथ ही करना चाहेंगे कि क्या ट्रेड्स आप हमारे व्यूअर्स को आज सजेस्ट कर रहे हैं? Hi, good morning. Thanks for having me on the show today. मेटल पैक मुझे अभी भी अट्रैक्टिव लग रहा है। कल के सत्र में सभी मेटल शेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। आज के सेशन में भी मुझे कंटिन्यूड रैली नजर आ रही है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से अभी भी तेजी बरकरार रहेगी। जो पहला स्टॉक मैं आज सजेस्ट करूंगा दैट इज हिंदुस्तान जिंक। कल के सत्र के अंदर एक अच्छा अपमूव दिया है। आज भी मुझे उम्मीद लग रही है यहाँ से एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। करंट लेवल 618 बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इज आल्सो प्लेस्ड क्लोज बाय। छोटा सा स्टॉप लॉस 604 रुपए का लगा के 645 के टारगेट्स के लिए इसको बाय करना है। दूसरा स्टॉक अगेन मेटल स्पेस से भी है, नवा लिमिटेड 584 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा इसे प्रीएम्प्ट जरूर कर रहा हूँ। स्टॉक कंसोलिडेट कर चुका है, ब्रेकआउट नहीं आया है। ब्रेकआउट से पहले ही हम इसे बाय करने की सलाह दे रहे हैं। उम्मीद है ब्रेकआउट हमें जल्दी देखने को मिलेगा और फिर एक तेज अपमूव आएगा स्टॉक के अंदर। 583 के अराउंड है, बाय कर सकते हैं। 564 का स्टॉक एंड 620 तक के टारगेट्स में आने वाले 1 से 2 दिनों में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो ये दो कॉल्स आपको गौरव जी की तरफ से, नावा और उसके अलावा हिंजिंग, ये दोनों टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर है, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं और अपने ट्रेड के आइडियाज़ को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलिए, अब एक काम करते हैं, कुछ स्टॉक्स जिनमें आज एक्शन अच्छा खासा दिख रहा है उन पर ज़रा राय लेते हैं। आप देखिए, एक खबर आई थी एलटी फूड को लेकर, और खबर के बाद जो है वो आज जब मार्केट खुला तो करीब करीब 1.5-2% के आसपास की तेजी थी एलटी फूड में। अब जो है वो थोड़ा ऊपरी स्तरों से जो है मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। पहले खबर एक बार समझ लेते हैं। खबर जो है वो ये है कि इस कंपनी ने ये बताया है कि इसकी एक सब्सिडरी है, सब्सिडरी का नाम है इकोप्योर, और उस सब्सिडरी को यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से सीवीडी यानी काउंटरवेलिंग ड्यूटी में कुछ रियायत मिली है सोयाबीन मील एक्सपोर्ट्स में। तो पहले जो उनको ड्यूटी देनी पड़ती थी 340% के आसपास, वो उन्होंने घटाकर, जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है उन्होंने घटाकर उसको 75% कर दी है। तो इससे असर ये होगा कि इनकी जो देनदारी है वो 163 करोड़ रुपए से कम हो जाएगी। 163 करोड़ रुपए इनकी टोटल देनदारी में घट जाएंगे। खबर तो पॉजिटिव थी, लेकिन रिएक्शन बहुत ज्यादा आया नहीं। 1-1.5% की तेजी शुरुआत में दिखी चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो, और बाद में जो है वो धीरे धीरे वो मुनाफा वसूली में कन्वर्ट हो गई। जरा एक राय इस शेयर पर लेते हैं मयूरेश जी से। मयूरेश जी, एलटी फूड्स आपको कैसा लगता है, क्या राय आपकी है इस शेयर पर? क्या कवरेज में है भी या नहीं आपके? ये नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं है कवरेज। कोई बात नहीं, चलिए इस पर राय लेते हैं हम गौरव जी से ही। गौरव जी, जरा एक बार चेक कीजिए चार्ट्स पर क्या कहता है एलटी फूड्स। चार्ट वाइज बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। एक अपमूव के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट हो रहा है, बट द गुड थिंग व्हाट आई कैन सी इज कि 400 रुपए के अराउंड पे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। मूविंग एवरेजेस का कन्फ्लुएंस जोन भी है, शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म एवरेजेस का, प्लस एक साइकोलॉजिकल 400 लेवल पे पिछले कई समय पे सपोर्ट ले चुका है। देयरफॉर इन लेवल से बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी हाई है। अगर व्यूअर्स के पास है तो अपनी पोजीशन फिलहाल बरकरार रख सकते हैं 395 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। उसके नीचे रखने में कोई पॉइंट नहीं है, फिर गिरावट आ जाएगी लगभग 365 तक की। 395 का स्टॉप लेके फिलहाल होल्ड करें। शेयर के अंदर थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट होगा 420 के ऊपर, देयर आफ्टर 440 पे जाके अटकेगा एंड फिर फर्दर अपमूव एक्सटेंड हो सकता है 440 के ऊपर 460 से 70 लेवल्स से। सो इट इज काइंड ऑफ अ स्टॉक जो अभी थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है करंट लेवल्स पे। बिल्कुल, थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है करंट लेवल पे, तो आप उसके हिसाब से स्ट्रेटजी अपनी बनाइए। चलिए मयूरी जी के पास चलते हैं। मयूरी जी, एक रिपोर्ट आई एचएसबीसी की इंडियन ट्रैक्टर इंडस्ट्री के ऊपर, और उनका ये कहना है कि जो एल निनो इफेक्ट की जो उम्मीद की जाए, एक आशंका हो रही है एल निनो इफेक्ट की, जिससे जो है वो मानसून थोड़ा कमज़ोर रह सकता है, उसकी वजह से उन्हें लगता है कि ट्रैक्टर डिमांड में भी थोड़ी सी स्लो डाउन देखने को मिल सकती है। और उसके अलावा हालांकि उनका ये कहना है कि जो लॉन्ग टर्म पेनिट्रेशन है वो काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन टारगेट्स उन्होंने कट किए हैं। एमएनएम पर उन्होंने बाई की रेटिंग कंटिन्यू की है, टारगेट जो है 4250 से घटा के 4150 कर दिया। स्कॉट्स क्यूबोटा पे भी उन्होंने टारगेट 3700 से घटा के 3600 कर दिया है। इस पर्टिकुलर सेगमेंट पर आपकी कोई राय है क्या, ट्रैक्टर सेगमेंट पे खासकर? आई थिंक जो इनिशियल रिपोर्ट्स फ्लो इन होते हैं वो ऑस्ट्रेलियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से आते हैं,
और कहीं ना कहीं आई थिंक ये बहुत इनिशियल रिपोर्ट्स हो सकते हैं, तो अभी से कहना कि एल नीनो शायद होगा नहीं होगा, मेरे हिसाब से आई थिंक काफी प्रीमेच्योर हो सकता है। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक एज अ स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव ऑन द इंडस्ट्री एज अ होल अंडर पेनिट्रेशन काफी है। जो एक हॉर्स पावर लगती है ट्रैक्टर्स को, आई थिंक इंडियन फार्म होल्डिंग्स को अगर आप देखें, मोर देन 80% 1 हेक्टर के नीचे है, और इसलिए आई थिंक 30 से 50 हॉर्स पावर के जो ट्रैक्टर्स होते हैं वो बहुत अप्रोप्रिएट है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। और इसलिए हमें लगता है आई थिंक स्ट्रक्चरली ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स ग्रोथ ठीक ठाक रहने की उम्मीद है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। वो जीएसटी कट्स ऑब्वियसली आई थिंक एक अच्छा रैशनलाइजेशन हो सकता है प्राइसिंग में। राबी सीजन जो विंटर क्रॉप है ये अच्छा खासा गुजरा है इन टर्म्स ऑफ बोथ वॉल्यूम्स एज वेल एज एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ लॉन्गर टर्म ट्रैजेक्टरी पूरे इंडस्ट्री के लिए। और इसलिए मुझे लगता है स्ट्रक्चरली आई थिंक अगर आप कुछ वर्षों की बात करें तो आई थिंक द सेक्टर प्रॉब्ली लुक्स वेल पॉइज्ड। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक एक जो इनिशियल रिपोर्ट्स है आई थिंक उस पर अगर आप भ्रमित ना हो, लेट्स सी एक्चुअली क्या होता है 3-4 महीने। ठीक है, ठीक है, ये राय हो गई मयूरेश जी की। इस बीच देखिए होम फर्स्ट फाइनेंस में करीब करीब 55 लाख शेयरों की एक ब्लॉक डील हुई है और शेयर आप देखेंगे कि शेयर नीचे आपको नजर आएगा, लगभग 5% टूट गया है, 1200 रुपये के आसपास के भाव हैं। बाजार भी अपने जो शुरुआती जो गेंस है ना वो गंवा रहा है, क्योंकि आईटी की बदौलत बाजार नहीं चल सकता। सिर्फ आईटी के साथ साथ बाकी का अगर सपोर्ट नहीं रहेगा, क्योंकि आईटी में कब प्रॉफिट टेकिंग आ जाए कुछ कह नहीं सकते। और आप देख लीजिए शुरुआत में अब जो गेंस है ना आईटी शेयरों के वो थोड़े थिन आपको होते हुए नजर आएंगे। टेक महिंद्रा 1% ऊपर है, इकलौता शेयर है जहां पर 1% की तेजी निफ्टी में दिखाई देगी आपको आईटी में। और उसके अलावा इन्फोसिस, एशियाटेक, टीसीएस धीरे धीरे करके नीचे आ रहे हैं और इसी के चलते बाजार भी आपको थोड़ा फिसलता हुआ दिखाई दिया है। तो इस पर आप गौर करके चलिएगा। आईसीसी बैंक इस वक्त टॉप लूजर है, करीब आधे % के आसपास की गिरावट है। लेकिन राय जरा चाहिए गौरव जी, एक राय दीजिए आप बंधन बैंक के शेयर पर। बंधन बैंक चल तो रहा है, चलते हुए देखिए अच्छा लग रहा है बंधन बैंक को। जुलाई अगस्त में जो लेवल थे वहां पहुंच गया है, लेकिन कहीं ना कहीं खतरे के निशान के आसपास है गौरव जी। 200 रुपए तक जाते जाते बंधन बैंक का दम निकल जाता है। राय क्या होगी आपकी यहां से? ने बिल्कुल सही चीज यहाँ पे पकड़ी है। ये रेजिस्टेंस जोन ही है 185 से 200 के बीच का, कई बार अटका है यहाँ से। मैं यही कहने वाला था दैट रेजिस्टेंस के पास है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ट्रेडर्स को जरूर कंसिडर करना चाहिए। एक बार एक डिसाइसिव ब्रेकआउट निकले 200 के ऊपर, फिर ही कोई फर्दर अपमूव टुवर्ड्स 245 260 के लिए स्टॉक तैयार होगा। एज ऑफ नाउ बेटर है कॉशियस अप्रोच मेंटेन करें और हर राइज पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करते चलें। ट्रेडर्स को यही सलाह रहेगी। ठीक है, ट्रेडर्स के लिए यही सलाह रहेगी। बंधन बैंक अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि अगर आप महीने भर में देखेंगे ना तो 25% बंधन बैंक ने कमा के दिए हैं लगभग। तो एक बार के लिए एग्जिट ले लीजिए। 200 रुपये के ऊपर अगर या तो निकल जाए या फिर थोड़ा नीचे आ जाए तो फिर आपके लिए एक बढ़िया एंट्री पॉइंट आपके लिए बन जाएगा बंधन के शेयर में। एक और सेगमेंट जहां पर हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे बाइंग हो रही है, एकोमुलेशन चल रहा है और ट्रेडर्स के लिए मौका बन रहा है, वो है पाइप वाली जो कंपनीज हैं। पाइप वाली कंपनीज कहीं ना कहीं गर्मियों से इनको जोड़ के देखा जाता है, गर्मियों से उसके बाद मानसून को लेकर भी प्रिपरेशन तो पहले से शुरू हो जाती है। तो आप देखेंगे हमने एस्ट्रल की चर्चा की थी। एस्ट्रल के अलावा आज आप देखेंगे कि वेल्सपन कॉर्प के शेयर में तेजी है, प्रिंस पाइप हो गया, फिनोलेक्स हो गया, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर थोड़ी बहुत बाइंग हुई है। आज आप देखेंगे कि पंप वाले शेयरों में केस भी आपको ऊपर नजर आएगा, लगभग 7% के आसपास ये ऊपर है, 6.5%। अंशुल जी आपकी राय जरा बताइए कि कोई शेयर आपको यहां से अच्छा लग रहा हो और कोई अपडेट हो तो वो भी आप शेयर कीजिए। सर पहले एक अपडेट शेयर कर देता हूँ। कल श्रीराम फाइनेंस बाय दिया था 1080 में, लगभग 1105 का हाई बन गया, 1110 का टारगेट था, 5 ऊपर रह गया टारगेट से दूर। इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और दूसरा आपने अभी ये कंपनीज डिस्कस की थी, वायर, केबल और पंप्स की। इसमें एक आरआर केबल्स है, इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है, 151 डेज का वीसीपी पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो 1544 के अराउंड चल रहा है। यहाँ पे स्टॉक को बाई करना चाहिए। 1500 रुपए का अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं तो 1650 तक का टारगेट आपको आराम से मिलेगा। और दूसरा आपने शक्ति पंप डिस्कस किया, ओवरसोल्ड स्टॉक है, यहाँ से हल्की सी बाउंस बैक के लिए अगर पार्टिसिपेट करना है तो 564 तक मिल सकता है। बट अगेन रिलेटिव स्ट्रेंथ आरआर केबल्स में है, तो आउट ऑफ द टू अगर एक ही चीज लेना है तो आरआर केबल्स ज्यादा अच्छा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है, ब्रेकआउट है, तो वहां पे फोकस ज्यादा होना चाहिए। जी शक्ति पंप नहीं, मैंने केएसबी के बारे में पूछा था।
केएसबी सॉरी सर, केएसपी पंप में बढ़िया गैप अप ओपनिंग हुआ है, 1664% वॉल्यूम राइज है, रेजिस्टेंस 786 है जो प्रोबेबली आज टेस्ट हो जाएगा। उसके ऊपर टिकता है या नहीं ये वहां पहुंचने पे पता चलेगा। तो 786 तक तो आराम से पहुंच रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1681% ऑलरेडी वॉल्यूम राइज हो चुका है और केवल 20 मिनट ट्रेडिंग की हुई है, तो आज हाई वॉल्यूम डे होना चाहिए इस काउंटर पे। बिल्कुल। तो ये राय आपको केएसबी पंप्स के ऊपर दी गई है अंशुल जी की तरफ से। चलिए एक खबर पे जरा फोकस करते हैं। तेजस नेटवर्क्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इसको एक बड़ा ऑर्डर मिला है और उसकी वजह से आप देखिए शेयर में जो है वो बड़ा एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। इसे 5G मैसिव मेमो रेडियोज सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है एनईसी कॉर्पोरेशन से। आप देखिए 6% के आसपास की तेजी इस शेयर में बन गई है। गौरव जी जरा एक बार चेक कीजिए तेजस नेटवर्क्स, कुछ राय बनती है क्या यहाँ पर? एक अपमूव जरूर बड़ा आज देखने को मिला है 7% का, लेकिन जिस तरीके का ये का चार्ट पैटर्न और स्ट्रक्चर है, आई डोंट थिंक इस में उत्साहित होके बाय करना चाहिए, बिकॉज क्वाइट अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। हर राइस पे सस्टेन नहीं हो पाए, देयरफॉर राइस पे एग्जिट करना चाहिए अपनी पोजीशन को। आई वोंट एडवोकेट बाइंग इट एट दीस लेवल्स। बिल्कुल। तो ये राय तेजस नेटवर्क्स पर हो गई। चलिए अब एक और मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज में शामिल हो गए हैं। कुणाल बोथरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। और शुरुआत सबसे पहले आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के साथ, ट्रेडिंग कॉल्स के साथ करेंगे। धन्यवाद शो पे इनवाइट करने के लिए। तो मार्केट के बारे में अगर मैं कहूँ तो आई थिंक अच्छा स्टार्ट है और एक्सपेक्टेशंस है कि शायद ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा इंडेक्स पे। दो बाय कॉल यहाँ पे सजेस्ट करूँगा। पहला इनफैक्ट बाय कॉल रहेगा बंधन बैंक पर, बिकॉज मेरा मानना है कि आई थिंक मैंने ये स्टॉक 2-3 हफ्ते पहले भी रिकमेंड किया था। मेरा मानना है कि आई थिंक 180-185 के लेवल्स पे बंधन बैंक एक बहुत ही क्लासिकल स्विंग पैटर्न ब्रेकआउट दे रहा है। तो पहले ये डेली पैटर्न पे था, अब वो वीकली और मंथली चार्ट्स पैटर्न पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेबल है। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा बाय कॉल। 194 का इमीडिएट टारगेट रख सकते हैं, 182.5 का स्टॉप लॉस। सेकंड बाय कॉल यहाँ पे पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में मैं अभी भी कंटिन्यू रहूँगा बुलिश साइड पे। यूनियन बैंक की बाय कॉल हमने दी थी एक हफ्ते पहले 186 के आसपास। अब स्टॉक 200 के लेवल्स को क्रॉस कर चुका है। मैं अभी भी बाय परसिस्ट रखूँगा यूनियन बैंक में। फ्रेश टारगेट्स यहाँ से जो ट्रेडर्स अगर पोजीशन लेना चाहे वो 209 का रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 197 का। बिल्कुल। तो ये दो कॉल्स हो गई कुणाल जी की तरफ से। आप इन दोनों कॉल्स के टारगेट स्टॉप लॉस नोट कर लीजिए और उसके हिसाब से आप ट्रेड लीजिए। कुणाल जी लेकिन कल हम आपका इंतजार कर रहे थे एनटीपीसी पे एक आपकी राय लेने के लिए, और राय की वजह ये थी कि 385 का आपने टारगेट दिया था आज से 2-3 दिन पहले, और कल 385 के टारगेट्स आ गए। आज का भी जो हाई है आप देखिए 385 के ऊपर का है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों ने जो टारगेट और स्टॉप लॉस है उसको फॉलो किया होगा और उन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा। कुणाल जी सही किया होगा ना दर्शकों ने? जी हाँ बिल्कुल। बट मेरा मानना है कि अभी भी आई थिंक हायर साइड पे पोजिशनल बाय अभी भी बन सकता है एनटीपीसी पे। तो एनटीपीसी, ओएनजीसी, ये सारे स्टॉक्स को आप ट्रेडिंग लिहाज से ना देख के इन्हें पोजिशनल दायरे से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज ये जो स्टॉक्स होते हैं ये बहुत बार होते हैं कि एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे आ जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर जाते हैं। जैसे कि 385-390 का ये जो बैंड है ये थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। बट जो बिगर मूव आएगा स्टॉक में, जो मेरा मानना है कि आई थिंक स्टार्ट हो चुका है स्टॉक प्राइसेस में। बिकॉज अगर हम वीकली और मंथली चार्ट्स देखें तो एमएसीडी ब्रेकआउट, पैराबोलिक साथ ब्रेकआउट, आरएसआई की स्विंग पैटर्न ब्रेकआउट, और प्राइसेस ने एक 3-4 क्वार्टर्स का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है। तो जब ये सारे पैटर्न्स का समीकरण होता है तब हम कहते हैं कि यहाँ से एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग पोजिशनल अपट्रेंड बन सकता है। जो मेरा मानना है कि आई थिंक एनटीपीसी और ओएनजीसी ये सारे स्टॉक्स, पीएसयू स्टॉक्स में हमें मूव नज़र आता हुआ बन रहा है। तो यहाँ से अगर पोजिशनल ट्रेडर्स जो 3 महीने या 6 महीने की मिनिमम अवधि रखे, टाइम फ्रेम रखे, तो मेरा मानना है कि उनको करंट लेवल से भी बाइंग की सलाह दूंगा मैं। ठीक है, एनटीपीसी को लेकर ये व्यू हो गया। एक जरा ऑटो सेगमेंट की कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर आइए, जहां पर हमने ना रिसेंटली अच्छी तेजी देखी है। और अच्छी बात ये रही है कि मतलब ऐसा नहीं कि तूफानी रफ्तार से एक दिन शेयर ये चल गया उसके बाद फिर बम्पी रोड आ गया हो। वो है CIE ऑटोमोटिव। नंबर इसके अच्छे आए थे और हमने देखा था कि प्रॉफिट लगभग 10% बढ़ा था। मुझे याद है कि मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट भी आई थी CIE ऑटोमेशन को लेकर, ऑटोमोटिव को लेकर, और उन्होंने लगभग 540 रुपए के टारगेट दिए थे। 500 रुपए के ऊपर तो आ गया ये, और बढ़िया रफ्तार रही है। इस पर अंशुल जी आपसे राय जानना चाहेंगे, क्या करें शेयर में? अंशुल जी अनम्यूट कीजिए।
सो सॉरी सर, देखिए बढ़िया ब्रेकआउट है, 59 वीक्स का ट्रिपल बॉटम का ब्रेकआउट है और स्विंग हाई वीकली पे 512.50 पे था, वहां जाके अटका है। आज 4th डे ऑफ कंसोलिडेशन है, एक आध दिन और कंसोलिडेट कर सकता है, बट इवेंचुअली 512.50 का ब्रेकआउट लेके स्टॉक में समय अराउंड 559 तक की अपसाइड बननी चाहिए। इसमें 2 बार हमने बाई कॉल भी दिया और तीसरी बार तब देंगे जब ये 512.50 के ऊपर टिकना स्टार्ट करेगा। आज 3rd डे ऑफ इनसाइड बार है, तो कंसोलिडेशन बहुत बेहतरीन है, बस 512.50 निकलने की देर है। 559 तक का टारगेट आपको आराम से मिलेगा। ठीक है, सीआई ऑटोमोटिव को लेकर एक व्यू हो गया। एक स्टॉक है ना जो पहले एक जमाना था कि एफएनओ का भी पार्ट था ये, और इसको लेकर चर्चाएं खूब होती थी, ट्रेडर का बड़ा फेवरेट था बाटा इंडिया। लेकिन उसके बाद मतलब लगातार गिरावट ही हमने देखी है। अगर इसको अलग अलग टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे, 800 रुपए के आसपास शेयर है ये, 52 हफ्ते के निचले स्तर पर। कुणाल जी, एक राय आप दीजिए, बाटा का स्ट्रक्चर तो लगातार वीक है, आज थोड़ी सी बाइंग हम देख रहे हैं बाटा में, क्या निकल जाएं जो स्टॉक को होल्ड किए हैं इन्वेस्टर्स? तो मेरा मानना है कि आई थिंक निकल जाना चाहिए ऐसे स्टॉक्स में से, बिकॉज लास्ट 5 साल से अगर हम देखें तो 2024 से हम देख रहे हैं कि मार्केट ने हाई बनाया था, वहाँ से काफ़ी स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हुआ है स्टॉक्स में। बाटा एक ऐसा चार्ट है जो 2021 में हाई बनाया था, अगर मैं गलत नहीं तो आई थिंक 2200 के आसपास का एक ऑल टाइम हाई बनाया था स्टॉक में, और वहाँ से लास्ट 5 साल से स्टॉक ड्रैग कर रहा है, कंसिस्टेंटली लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा है। करंट लेवल से देखें तो बाइंग की जो वॉल्यूम्स है वो ड्रॉप होके ऑलमोस्ट 1/3 हो गई है जो 2021-22 में हुआ करती थी बाटा में। मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि ट्रेडर्स या मार्केट पार्टिसिपेंट्स बिल्कुल भी यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है स्टॉक में ट्रेड करने के लिए। तो उस लिहाज से लॉन्ग टर्म के लिए तो ऑफकोर्स बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाइज पे अगर जो भी पोजीशंस यहाँ पे लोगों ने बनाई हैं तो मेरा मानना है कि छोटे बाउंस बैक्स जो स्टॉक्स में आते हैं वो अच्छा टेरिटरी बन जाता है जहाँ पे आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या पोजीशंस को लाइट कर सकते हैं। ठीक है, बाटा को लेकर ये व्यू देखिए, क्या है ना कि हाथ कंगन को आरसी, क्या सामने आपको जो दिख रहा है ना, आप चार्ट देख लीजिए, रिटर्न देख लीजिए, कंपनी का परफॉर्मेंस देख लीजिए, या फिर इनके मार्केट शेयर को देख लीजिए, सारी की सारी चीज़ें नेगेटिव। कुछ दिनों पहले हम बातचीत भी कर रहे थे बाटा को लेकर, और मतलब देख के मतलब ना थोड़ा दुख भी होता है, क्योंकि बाटा कहने की ये सिर्फ शेयर नहीं है, हमारे लिए इमोशन भी है। लेकिन शेयर बाजार दिल लगाने की जगह तो है नहीं, इसके चलते अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है, तो अभी भी मतलब निकलने की राह है। मार्केट कैप देखिए घटते 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 10,000 करोड़ रुपए का ही रह गया है बाटा इंडिया का। एक और शेयर जो पेशेंस बहुत टेस्ट करता है, उसके बारे में जरा व्यू ले लेते हैं, और राय इस पर गौरव जी आप दीजिए। यस बैंक 3 सत्र में थोड़ा थोड़ा गिरा ये शेयर, और आज फिर से हम देख रहे हैं कि उछाल इसमें आया और 21 रुपए के ऊपर कोई ट्रेड बन रहा है। मतलब ये तो इतने रेंज, मतलब यस बैंक जैसा शेयर तो मैंने मतलब रेयरली कोई देखा होगा जिसके आपको रेंज पता है, साल भर 2 साल पहले भी अगर आप देखें तो इसी रेंज में था शेयर ये। अभिषेक जी, रेजिस्टेंस जोन के नजदीक आ गया है। 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज जस्ट प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ इट। वो अगर निकलेगा तो एक चाल बनने की गुंजाइश हो पाएगी, अगर सरपास होता है तो बेटर है अवॉइड करें। अभी बैंकिंग स्पेस में काफी अच्छे अन्य ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनको कंसिडर किया करना, और एक सेफर बेट भी है वो। पीएसयू बैंक अमंग दोस्त, कई छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, उनको कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, समथिंग लाइक सिटी यूनियन बैंक और करूर वैश्य बैंक। उन चीजों को जो एक निरंतर परफॉर्म करते चले जा रहे हैं, आई थिंक उसके अंदर रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और भी अच्छे विकल्प हैं आपके पास पीएसयू बैंकिंग स्पेस में भी, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में भी। येस बैंक को आप अवॉइड कीजिए, फिलहाल रेजिस्टेंस जोन के आसपास है, इसमें ट्रेड बन नहीं रहा है। एक और फार्मा शेयर के बारे में जरा राय लेते हैं। कुणाल जी, व्यू आपसे चाहिए, और ये स्टॉक भी मुझे ना व्यक्तिगत तौर पर पसंद है। शेयर का नाम है अरविंदो फार्मा। बहुत ज्यादा ये वोलेटाइल नहीं होता है, डिसेंट परफॉर्मर है, और आप देखेंगे करीब 2.5-3% ऊपर आपको देखिए निफ्टी फार्मा में सबसे ऊपर नजर आएगा। लगातार तीसरे चौथे सत्र में तेजी होगी इसमें। अरविंदो फार्मा आप कहां तक जाते हुए देख रहे हैं? क्या इसमें ट्रेड बन रहा है या फिर ये भी रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही है अब? नहीं, तो रेजिस्टेंस जोन के आसपास तो डेफिनेटली है, बट नो ऐसे स्टॉक्स को हम 2 तरीके से मेजर करते हैं अभिषेक जी। एक तो लास्ट 1 मंथ का जो प्राइस एक्शन मूव है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है।
तो जब इतनी बड़ी वॉलिटिलिटी आती है, वॉल्यूम पैटर्न्स जब हाई हो जाते हैं, तो स्टॉक अपने रेंज से बाहर या दायरे से बाहर आने के लिए ये फर्स्ट इंडिकेशन होता है। सेकंड और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है, अगर इसको हम लास्ट 8 या 9 महीने का पैटर्न देखें औरबिंदो फार्मा के लिए, तो ये जो 1240 1260 का ये जो रेंज है वो एक मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट है, जहां पे स्टॉक ने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, या हम कह सकते हैं कि राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाया है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है। लास्ट 1 मंथ का जो हाई वॉलेटाइल प्राइस एक्शन था, जो एक दायरे में सीमित था, करीबन 100 पॉइंट के आसपास के रेंज में सीमित था औरबिंदो फार्मा के लिए, ये इंडिकेट कर रहा है कि एक वॉलेटाइल जो वीकर हैंड्स थे वो आउट हो गए हैं। अब स्टॉक यहाँ से रेडी है ब्रेकआउट के लिए। तो मेरा मानना है कि बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है ये पोजिशनल के लिए। 1240 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं तो इनफैक्ट एक्सपेक्ट करूंगा कि स्टॉक यहाँ से शायद 1350 के लेवल्स को भी क्रॉस कर जाए आने वाले 2 से 3 हफ्तों के लिए। तो पोजिशनल बाय यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा 1195 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और 1350 या उससे हायर साइड पे भी टारगेट रख सकते हैं ऑरबिंदो फार्मा के लिए। बिल्कुल, तो ये राय और फार्मा पर आपको मिलती हुई। चलिए एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, महाराष्ट्र सीमलेस का बड़े वॉल्यूम के साथ बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है, और ये जो है वो काफ़ी, आप देखिए अगर 3-5 साल का रिटर्न देखेंगे ना, तो अच्छा खासा रिटर्न इस शेयर ने दिया है। आज भी 4% की तेजी दिखा रहा है, क्वालिटी वाइज तो अच्छा शेयर है। एक राय इसके ऊपर लेते हैं जरा गौरव जी से कि महाराष्ट्र सीमलेस में क्या हो रहा है। वॉल्यूम काफ़ी बड़ा है, चार्ट्स कुछ कह रहे हैं क्या गौरव जी? विकास जी, इसको हम ट्रैक नहीं करते तो मैं अपना व्यू दे नहीं पाऊंगा इस पे। आई हैव टू पास इट। बिल्कुल, कोई बात नहीं, अंशुल जी के पास लेके चलते हैं। अंशुल जी बताइए, महाराष्ट्र सीमलेस में कुछ बड़ा एक्शन हो रहा है क्या? 4% चढ़ गया अभी तो। सर देखिए, अपना जो स्कैनर ही वही रन होता है जहां पे 50 डे मूविंग एवरेज का वॉल्यूम शुरू आधा घंटे में क्रॉस हो जाए। 190% वॉल्यूम राइज अगेंस्ट 50 डे एवरेज वॉल्यूम, और अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ है ट्रेडिंग का। स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन है, ओपन लो के साथ चला है। ऑफ लेट 148 डेज में 34% करेक्ट हुआ है। तो जैसे बाकी ये मिड कैप स्मॉल कैप शेयर बाउंस कर रहे हैं, इसमें भी बाउंस बैक रैली बन रही है, और एक मेजर रेजिस्टेंस आएगा 586 से 598 की जोन के बीच में। इसी को टारगेट बनाना चाहिए, 586 से 598 की जोन। और स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो जो स्विंग हाई जहां से ब्रेकआउट आया है 554 का, इसके नीचे 550 का स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। तो 550 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, 586 से 598 की जोन टारगेट रहेगी। बिल्कुल, तो चलिए ये राय महाराष्ट्र सीमलेस के ऊपर आपको मिल गई। लेकिन इंश्योरेंस कंपनियों में, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में खासकर एक बड़ा मूव होता हुआ दिख रहा है। आप देखिए HDFC लाइफ, SBI लाइफ, LIC, ये तमाम शेयर जो है वो एक तेजी का ट्रेंड जो है वो दिखा रहे हैं और मजबूती के साथ तेजी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक राय कुणाल जी से लेते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में कहीं मौके उनको दिख रहे हैं क्या? कुणाल जी जरा एक बार चेक कीजिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां। तो बहुत टाइम के बाद ऐसा लग रहा है कि आई थिंक लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में एक सिंक्रोनाइज प्राइस एक्शन मूव हो रहा है। SBI लाइफ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक था पूरे पैक में से। अगर हम इसको लास्ट 9 मंथ्स 12 मंथ्स के भी अगर मेजरमेंट में देखें तो स्टॉक ने बहुत अच्छा किया है कंपैरेटिवली काफ़ी सारे पेयर्स से। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक चार्ट्स पे HDFC लाइफ, ICICI प्रू, ये सारे स्टॉक्स, इनफैक्ट ICICI लोम्बार्ड ऑल्सो आई थिंक टू अ लार्जर एक्सटेंट, ये सारे स्टॉक्स एक सिंक्रोनाइज्ड अप मूव में आ रहे हैं। स्विंग पैटर्न ब्रेकआउट्स कंफर्म हो रहा है। तो मेरा मानना है कि आई थिंक इस सेक्टर में एक अच्छी मूव आ सकती है नियर टर्म में। HDFC लाइफ में यहाँ पे पिक करूंगा, 740 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक। मेरा मानना है कि आई थिंक ये स्टॉक करंट पैटर्न्स, फ्लैग पैटर्न्स के हिसाब से 780 785 का एक नियर टर्म टारगेट दे सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पर 720 का रख सकते हैं। SBI लाइफ भी एक बहुत ही बुलिश चार्ट है, 2100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 2220 का टारगेट रख सकते हैं, और स्टॉप लॉस 2040 का। बिल्कुल, तो ये दो स्टॉक्स, और इसमें HDFC लाइफ जो है वो प्रेफर्ड पिक है। 780 785 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, 720 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों पर। ये राय होगी। अच्छा, एक राय मुझे ना ग्रेफाइट इंडिया के शेयर पर चाहिए। आप देखिए आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, और इनफैक्ट ये तो 52 वीक हाई पे पहुंच गया, अपने साल के ऊपरी स्तर पे पहुंच गया। गौरव जी, ये आपके रडार पर है क्या? जरा एक बार बताइए, अगर आपके रडार पे है तो क्या राय आपकी बनती है ग्रेफाइट इंडिया? बिल्कुल, यहाँ से ग्रेफाइट इंडिया अच्छा लग रहा है। पिछले कुछ सत्र में काफी एक अच्छा अपमूव हमने देखने को मिला है। 575 से सीधे सीधे 725 के करीब चल रहा है, और अभी भी ये मूव एक्सटेंड होता हुआ नजर आ रहा है। आई थिंक ये स्टॉक अपना अपमूव एक्सटेंड करेगा टुवर्ड 780 एंड बियॉन्ड। तो इमीडिएट टारगेट 780 का है। जिनके पास है ट्रेडर्स वो अपनी पोजीशन को होल्ड रखें। 720 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लें, और जैसे जैसे प्राइस में अपवर्ड मूवमेंट आए स्टॉप लॉस बढ़ाते चले जाएं। ठीक है, ग्रेफाइट को लेकर ये व्यू हो गया। कुणाल जी, एक ना मैं आपसे रिस्की पोजिशनल ट्रेड के बारे में जानना चाहता हूं,
और वो कंपनी है हैप्पीस्ट माइंड्स। हैप्पीस्ट माइंड्स हमने देखा कि ये कोविड के दौर में ही इसकी लिस्टिंग भी हुई थी, 1500 रुपये के आसपास तक शेयर गया और वहां से लगातार हमने गिरावट देखा और शेयर ही गिरते गिरते देखे अब तो 400 रुपये के भी नीचे है। एक दो अच्छी चीजें हैं, एक तो ये कि वैल्यूएशन जो बहुत हाई थे वो थोड़े से ठीक हो गए और जो इनके Q3 के जो नंबर आए थे ना वो भी डिसेंट थे। एक एक्सेप्शनल लॉस आया था, उसके चलते प्रॉफिटेबिलिटी इनकी डेंट हुई थी, लेकिन रेवेन्यू लगभग 10% बढ़ा था, 20% की हेल्दी मार्जिन है। और अच्छी बात यह है ना कि ये कंपनी एआई और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वाले वर्टिकल में है। हालांकि गिरा बहुत है, अगर हम इनके मिड कैप पीयर से तुलना करें तो अगर साल भर में अगर कोफोर्ज अगर 17% नीचे आया है तो हैप्पीस्ट माइंड्स 47% टूट चुका है। लेकिन क्या यहां से आप बेट लेने की सलाह देंगे? थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आज तो बाइंग है, आगे की चाल आपको कैसी लग रही है? तो मैं फिलहाल अभी भी बुलिश नहीं रहूंगा अभिषेक जी, बिकॉज ऐसे स्टॉक्स को रादर देन एग्जैक्ट प्राइस पॉइंट पे बाय करना, एंटिसिपेशन पे बाय करना कि स्टॉक बॉटम बने, कंफर्मेशन पे बाय करना ज़्यादा बेहतर होता है। बिकॉज हैप्पीस्ट माइंड्स का जो चार्ट अगर हम देखें, लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो 2022-23 में जब स्टॉक ने हाई बनाया था वो करीबन 1580 का था और स्टॉक आज 370 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक बहुत ड्रास्टिक कट हुआ है स्टॉक प्राइस में कंसिस्टेंटली लास्ट 2 से 3 सालों में। तो यहाँ पे अगर 50 पॉइंट भी ऊपर जाता है तो आई थिंक मेरे ख्याल से वेट करना चाहिए, बिकॉज अभी भी स्टॉक अपने 50 DA में 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है। इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड होने के बावजूद भी स्टॉक में अभी भी सेलिंग परसिस्ट हो रही है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं पे भी स्टॉक प्राइस का जो प्रेशर है वो अभी भी मेंटेन हो रहा है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे अवॉइड सजेस्ट करूँगा। बट हाँ, अगर ये स्टॉक आने वाले कुछ एक हफ्तों में अगर सिग्नल्स दे कि यहाँ से मीन रिवर्शन पॉसिबिलिटी है, तब मेरा मानना है कि वो कंफर्मेशन पे ट्रेड करना चाहिए स्टॉक पे। ठीक है, हैप्पीस्ट माइंड्स अपने वॉच लिस्ट पर रखिए, अभी नहीं लेना है, थोड़ा सा ये स्टेबल हो जाने दीजिए, थोड़ा सा चल ले तो फिर जाके शायद विश्वास इसमें जगेगा। लेकिन कुणाल जी, नेक्स्ट ईयर भी मैं आपसे ही पूछूंगा और शायद इसको लेकर आप भी उत्साहित हों, वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। डिसेंट परफॉर्मर, और डिसेंट क्या, अगर आप साल भर में देखेंगे तो लगभग इसने पैसे डबल करके दिए हैं। छोटे साइज का बैंक है ये, 12,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है। और चल सकता है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक? मेरा मानना है कि आई थिंक बहुत ही बढ़िया चार्ट है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का, बिकॉज अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट्स की बात करें तो एक मेजर राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन, कप एंड हैंडल फॉर्मेशन मंथली चार्ट्स में स्टॉक ने इंडिकेट किया है। 58 के आसपास का ब्रेकआउट पॉइंट था स्टॉक प्राइस पर क्लोजिंग बेसिस पे, तो वो सारे लेवल्स को क्रॉस करके स्टॉक हायर साइड पे आ चुका है। लास्ट अगर हम 1-2 हफ्ते में भी देखें तो स्टॉक 60 के आसपास जो अपने शॉर्ट टर्म करेक्शन है वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, स्टॉक वापस से बाउंस बैक करता है। तो चार्ट पैटर्न बहुत बढ़िया है। बट मेरा मानना है कि आई थिंक ये स्टॉक जो है वो लॉन्ग टर्म या पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा बेहतर सूटेड होगा, बिकॉज अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो 60 और 64 का एक रेंज है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो अगर हायर साइड पे 64 मिलता है तो आई थिंक एक अच्छा शॉर्ट टर्म बेट बन सकता है 3-4% के लिए। बट मैं उससे ज़्यादा फिलहाल एक्सपेक्ट नहीं करूँगा शॉर्ट टर्म में स्टॉक प्राइसेस में। हाँ, बट अगर आप पोजिशनल ट्रेडर्स हो, अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो और अगर आपकी टाइम फ्रेम थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो, तब मेरा मानना है कि बहुत अच्छा अक्यूमुलेटिव पॉइंट है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। ठीक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए आकर्षक एक मौका इस शेयर में आपके लिए बन सकता है। कुणाल जी की इस पर व्यू आ गया आपके लिए। एक और शेयर जहां पर ना पैटर्न्स बहुत अच्छे बन रहे हैं और आज ना शुरुआती ट्रेड में अगर आप देखेंगे तो डिवीज लैब करीब 2.5% ऊपर नजर आएगा, लेकिन लग नहीं रहा कि ये रुकेगा यहीं पर, क्योंकि फ्रेश ब्रेकआउट के कगार पर ये शेयर नजर आ रहा है। अंशुल जी, आपका व्यू डिवीज को लेकर? सर, फार्मा आप ट्रैक कर रहे हैं। फार्मा में एक सवाल आपने 3-4 दिन पहले पूछा था 1169 पे, और वो फार्मा में 1250 का टारगेट था जो आ गया है और फ्रेश ब्रेकआउट बन रहा है। साथ में डीवी स्लैब में भी ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। लास्ट वीक प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट कैंडल बनी थी, इस वीक में फॉलो थ्रू है। कंफर्मेशन 6624 के ऊपर आएगा, बट इतना वेट नहीं करना चाहिए। औरो फार्मा की तरह इसको भी प्रीएम्प्टिव बाई करके चलना चाहिए। ब्रेकआउट बनेगा 6626 के ऊपर और टारगेट खुलेगा 6900 का, तो प्रीएम्प्टिव बाई औरो फार्मा की तरह इसको भी प्रीएम्प्टिव बाई करना चाहिए। औरो फार्मा में चाहे तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लें, 1-2 दिन की कंसोलिडेशन के बाद जब 1250 निकलेगा तो वापस से बाई रिकमेंड कर देंगे। ठीक है, डिवीज को लेकर ये व्यू ब्रेकआउट की मुहाने पर खड़ा है, आप इसमें बाइंग करके यहां से भी चल सकते हैं।
वोडाफोन आइडिया, आप देखिए आज ये जो शेयर है ये वायदा का सबसे ज़्यादा चढ़ने वाला शेयर है, और ऐसा नहीं कि 3% चढ़ने से कोई ऐसा कोई ट्रिगर बन जाएगा, बट ये है कि भाव जो 11 रुपये वाला है ना, इसके ऊपर जाता है तो थोड़ा सा उत्साह हम देखते हैं शेयर में। वोडाफोन आइडिया को लेकर राय गौरव जी आपका, क्या करें, ट्रेड है या फिर अवॉइड कर दें, छोड़ दें? ट्रेड जरूर बन रहा है यहाँ से। पिछले दिन की कैंडलस्टिक को कंप्लीटली ओवरशैडो किया हुआ है। अर्ली मॉर्निंग ट्रेड में ही 3.5% ऊपर है, एक्सटेंड हो सकता है बट डू नॉट प्ले इन वेरी हैवी। 10 रुपए 70 पैसे के स्टॉप के साथ यहाँ बाय किया जा सकता है फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ क्लोज टू 11.65, देयर आफ्टर 12 रुपीज। चलिए, तो ये रहा है आपको वोडाफोन आइडिया के ऊपर। अच्छा, एक स्टॉक गर्मियों वाला थीम जो है ना काफ़ी तेज़ी से एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। सिम्फनी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कूलर बनाने वाली कंपनी है, कंज्यूमर ड्यूरेबल बनाने वाली कंपनी है वैसे तो, लेकिन कूलर के लिए हम सारे लोग इसको ज़्यादा जानते हैं। आप देखिए कि डेज लो से ना 831 का डे लो बनाया, और वहाँ से आप देखिए अच्छी खासी सिम्फनी में रिकवरी देखने को मिल गई है। इस वक्त जो ये शेयर है, मैं आपको इस वक्त के भाव अगर बताऊँ तो 847-48 का इसने हाई बनाया, निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी और फिर हल्की सी मुनाफा वसूली वहां देखने को मिल रही है। गौरव जी, सिम्फनी आप ट्रैक करते हैं क्या राय बनेगी इस पे? ये सिम्फनी हम ट्रैक करते हैं बट मैं इसमें अवॉइड की सलाह दूंगा, चार्ट फ्रंट पे भी और ओवरऑल। अगर हम इसके ट्रैक करें इसके रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग फ्रॉम पास्ट कपल ऑफ ईयर्स, तो कोई खास इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं आ रही है इस पर्टिकुलर कंपनी की। इट इज फेसिंग स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम अदर प्लेयर्स, और उस कंपटीशन के चलते और जिस टाइप से इसका प्रोडक्ट है, प्राइसिंग है, इन्हें दिक्कत आ रही है। तो इट इज अ क्लियर अवॉइड फ्रॉम माय साइड। अवॉइड की राय है। और अब देखिए, अब धीरे धीरे जो है वो नीचे आ भी गया। जो डे हाई बनाया इसने 848 के आसपास का, वहां से अब नीचे आके 843 के आसपास आ भी गया है। तो गौरव जी जैसे जैसे कह रहे थे वैसे वैसे स्टॉक नीचे की तरफ जा भी रहा था। चलिए, हमारे मेहमानों का अब शुक्रिया करने का वक्त आ गया है, क्योंकि हमें अब लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। तो गौरव जी आपका बहुत शुक्रिया, कुणाल जी आपका शुक्रिया, अंशुल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम शेयरों पर राय अपनी देने के लिए, तमाम ट्रेडिंग आइडियाज शेयर करने के लिए। चलिए, फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद, ब्रेक के उस पार तृप्ति हमारी सहयोगी लेकर आएंगी कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन।